इस इंटरवल से पहले मैंने आप लोगों को जो सजेशन दिया था बच्चों की, एक बार पूरे के पूरे लेक्चर को फिर से रिवाइज कीजिए, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर से रिवाइज कीजिए। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया होगा, एक बार पूरा प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से किया होगा। और अगर नहीं किया बच्चों तो मैं फिर बोलता हूँ, इस वीडियो को प्ले करने से पहले आप लोग पहले उन प्रॉब्लम्स को जरूर कीजिए। हाँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये बच्चों है ही न्यूमेरिकल पर बेस्ड, पूरी तरह से न्यूमेरिकल पर ही बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल्स जितने करेंगे उतनी अच्छी कमांड होगी। तो चलिए, हम लोग सबसे आखिरी में जो पढ़ रहे थे बच्चों, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के 2 फार्मूले देख चुके थे, उस पर हम लोग कुछ एक सम्स भी देख चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था बिल्कुल लास्ट में बच्चों कि अगर 2 सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, और अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था बच्चों, मैंने एक H2 लिया, एक O2 लिया, मैंने दोनों के 0.1 मोल लिए, मतलब मैंने दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स दिए। अब अगर दोनों के बच्चों मैंने सेम नंबर ऑफ मोल्स दिए और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मैंने लगाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दोनों केस में लगाया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर आएंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, कुछ ऐसा आ जाएगा। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। और उस बेसिस पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, उस बेसिस पर हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इफ टू सब्सटेंस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स देन नेसेसरली देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। और इसका इन्वर्ट भी कर सकते हैं कि अगर दोनों के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यू विल फाइंड उनके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बच्चों वो भी सेम होंगे। तो इसी पर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो कि इसी फंडे पर बेस्ड है बच्चों। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ या मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, calculate a mass of calcium carbonate which contain same number of molecules, as 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे क्या कहा है बच्चों, आपसे ये कहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मैं एक आपको सजेशन दूंगा बच्चों, जो मैं हमेशा से देता हुआ आया हूं, कि आप वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, आप पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब जब आप ट्राई करेंगे तो क्या देख रहे हैं बच्चों, इस केस में आपको क्या कहा है, इस केस में आपसे ये कहा है कि हमें क्या करना है, हमें मास निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का। वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है बशर्ते कि उसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स हो जितने मॉलिक्यूल्स किसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड में है। अब अगर दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है बच्चों तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मोलर मास देखता हूं या इसका मॉलिक्यूलर मास देखता हूं बच्चों, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देखेंगे 44 एटॉमिक मास यूनिट आएगा इफ इट इज एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मॉलिक्यूलर मास 44 एटॉमिक मास यूनिट है तो नेचुरल सी बात है बच्चों, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो 44 ग्राम हो जाएगा। आइदर यू से 44 ग्राम या फिर 44 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में है 1 मोल। भाई मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे हम कहा करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में है 1 मोल, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में है बच्चों 1 मोल, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे, 1/44 मोल्स, इतने मोल्स हो जाएंगे। सो नेचुरल सी बात है बच्चों कि यहाँ पर कितना मास दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स हो जाएंगे, 4.4 इंटू 1/44, इतने मोल्स आ जाएंगे। और इसको यदि मैं सॉल्व कर लेता हूँ देन आई विल फाइंड ये कितने मोल आएंगे, इसके आ जाएंगे बच्चों 1/10 मोल। 1/10 मोल को मैं चाहूँ तो 0.1 मोल भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज 0.1 मोल। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल, देखिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में है 1 मोल, बिकॉज उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है बच्चों
वो है 44। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में है 1 मोल, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे इतने मोल, तो 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे 0.1 मोल। नाउ दे पीपल आर सेइंग कि इन दोनों के, किन दोनों के, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, और अगर दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल आए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों 0.1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 0.1 मोल, तो नेचुरल बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट के भी 0.1 मोल ही आएंगे। क्यों? क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। And if they both contain same number of molecule, it doesn't mean that their number of moles are also same। अभी यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है बच्चों की इसका, अब कैल्शियम कार्बोनेट, अभी कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं मोलर मास निकालता हूँ बच्चों तो वो कितना आएगा, कैल्शियम का होगा 40, कार्बन का होगा बच्चों 12 और ऑक्सीजन का होगा 48। इसको सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा 60। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है बच्चों वो आ गया 100, सॉरी इसको हम हल करेंगे तो 48 + 12 हो जाएगा 60, 60 + 40 हो जाएगा 100, सो ये हो जाएगा बच्चों 100। अब आप देखिए इसका 100 आ गया। अभी अगर मैं मोलर मास देखूं तो 100 ग्राम पर मोल आ गया। अभी एक मोल का मास कितना होगा, एक मोल का मास होगा बच्चों कितना, एक मोल का मास होगा 100 ग्राम, एक मोल का मास होगा बच्चों 100 ग्राम, तो 0.1 मोल का मास कितना होगा भाई, एक मोल का मास है 100 ग्राम, तो 0.1 मोल का मास होगा 0.1 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल फाइंड इट इज़ 10 ग्राम्स, इट इज़ 10 ग्राम। देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ इसी लेक्चर में ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि जो कोई क्वांटिटी नोन होती है बच्चों उसे आप रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो अननोन होती है उसे आप रखा करते हैं राइट हैंड साइड पर। अभी देखिए पहले केस में क्या था, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, पहले केस में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मास पता था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना थे। पहले केस में कार्बन डाइऑक्साइड के आपको मास पता था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना थे, तो आपने मास इधर रखा, मोल्स उधर रखे, मोल्स निकाल लिए। अब सेकंड केस में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के केस में बच्चों यू पीपल नो उसके नंबर ऑफ मोल्स पता है और मास निकालना है, इसलिए मोल इधर रखा, मास इधर रखा। एक मोल का मास है 100 ग्राम, तो 0.1 मोल का मास होगा बच्चों 10 ग्राम, तो इस तरीके से हमारे पास में इसका मास आ जाएगा। सो आई कैन से एग्जैक्टली 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल कंटेन एब्सोल्युटली सेम नंबर ऑफ मोल्स, absolutely same number of molecule as 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो बच्चों हमारी जो यूनिटरी मेथड है हम उस मेथड को फॉलो करके करते हैं। देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बच्चों एक सेकंड मेथड भी है हमारे पास। हमारे पास में सेकंड मेथड कौन सी है, फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड कैसी बच्चों, हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास जानते हैं भाई। वी डू हैव टू फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, वन इज मास अपॉन मोलर मास, अनदर इज एन अपॉन एन ए, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अभी देखिए अगर मैं पहले केस में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ बच्चों, उसका मास कितना है 4.4, उसका मास है बच्चों 4.4 और उसका मोलर मास है 44, इसका मोलर मास है 44। यू सॉल्व दिस, यू पीपल विल गेट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1/10, नंबर ऑफ मोल्स 1/10 आ गए, 4.4 से 44 कैंसिल हो जाएगा, इतने आ गए। सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आए। अब इतने ही मोल किसके होंगे, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और प्रेजेंट, तो ये लीजिए। नाउ आई गो अहेड फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट जो है, अब उसके लिए भी मैं यही इक्वेशन लगाता हूँ, N इज इक्वल टू W/MO और नंबर ऑफ मोल्स हैं 1/10, मास मेरे को निकालना है और मोलर मास है बच्चों इसका 100, मोलर मास है इसका 100। सो इसका जो मास आएगा बच्चों दैट वुड बी 100/10 एंड सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों 100 ग्राम। सो इस तरीके से उसका जो मास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मैंने आपको बताया था लाइमस्टोन कहा जाता है, चूने का पत्थर जो चूना करने में काम आता है, चूना लगाने में भी काम आता है, पर हमें वो वाला चूना नहीं लगाना बच्चों जो चूना हम लगाया कभी कभी चूना लगाना पड़ता है, हेरा फेरी 400 BC उसे चूना लगाना भी कहा जाता है। और सभी जानते हैं अच्छी बात नहीं है, पर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, फिर भी बहुत से लोग करते हैं।
तो हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हद से हद हो सके हम अच्छा ही काम करें, अनजाने में गलती हो जाए इट्स ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ हम लोगों ने अभी जो बात करी थी ब्रेक से पहले कि अगर इफ़ टू सब्सटेंस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। आप दोनों तरीके की बात कर सकते हैं, अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने करा। मेरे ख्याल से इस फंडे पर भी एक ही क्वेश्चन बहुत है। मैं अमूमन आपको हर फंडे पर, हर लॉजिक पर एक एक प्रॉब्लम करवा देता हूं, तो मुझे लगता है कि काम सफिशिएंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक और काम की बात, एक बहुत काम की बात है बच्चों, जो ये कहती है कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल अगर आपने लिया, कोई भी, पहली बात तो ये है कि बच्चों जो सब्सटेंस लिया है वो गैशियस सब्सटेंस है, वो गैशियस सब्सटेंस है, वो लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, इट इज एग्जिस्टिंग इन गैशियस फेज। सो क्या कहता है बच्चों, एक हमारे पास में जो एक लॉ हम पढ़ रहे हैं वो ये कहता है कि एस टी पी क्या होता है बच्चों, एस टी पी जिससे हम लोग अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए साहब, जब टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे, टेम्परेचर को सेल्सियस में मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, केल्विन में मेज़र करते हैं। जब टेम्परेचर हो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर। आप लोग प्रेशर के अलग अलग मेथड यूनिट्स देख चुके हैं, फ्लोटेशन में, फिजिक्स में हम लोग बच्चों बॉयंसी वगैरह में हम लोग देख चुके हैं प्रेशर की वेरियस यूनिट्स हमारे पास। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, बार होती है, टॉरिसिली होती है, एटमॉस्फेयर होती है, कई सारी यूनिट्स होती है बच्चों प्रेशर की। अभी क्या कर रहे हैं हम, अगर मान लीजिए टेम्परेचर है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो इसे हम बोला करते हैं एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कुछ लोग बच्चों इसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कहते हैं, कुछ लोग इसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी नाम देते हैं, जिससे हम लोग एब्रेविएशन देंगे एनटीपी। एनटीपी बच्चों, एनटीपी क्या, सेम कंडीशन व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअली यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताऊँ बच्चों, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन चलता है। अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग टीचर्स अपनी बुक में एसटीपी या एनटीपी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे एसटीपी को हमने बोला 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर, कुछ लोग इसे बोला करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसे एसटीपी कहेंगे, इसे एनटीपी कहेंगे, ऐसा भी आपको मिल जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ कन्फ्यूजन, ये एक हमेशा से कन्फ्यूजन चला आ रहा है। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से देखता रहा हूँ कि मैंने अलग अलग तरह के रिप्लाई लिए हैं कि समबडी सेज कि सर ये एसटीपी है, सर ये एनटीपी है, दिस इज द कंडीशन विच इज फॉर एनटीपी एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एसटीपी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर एसटीपी एनटीपी दोनों के लिए यही कंडीशन होती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर एसटीपी एनटीपी दोनों के लिए ये कंडीशन होती है। तो ये एक जो है टू ओपिनियन वाली बात हमेशा से यहाँ पर रही है। हमेशा ये एक फाइट चलती रही है, कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहा है कि नहीं हमें ऐसा बताया, हमें ऐसा बताया, ऐसा बताया। पर बच्चों मैं अभी के लिए आपको बोलूँ, देखिए ईमानदारी से अगर कहूँ, मैं लॉजिकली अगर मैं कहूँ तो एसटीपी या एनटीपी दोनों होने ये चाहिए, दोनों ये होने चाहिए। क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड मतलब क्या, जो जनरली होता है, अब जनरली हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जनरली हमारे रूम का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, जो एयर हमारे सर पर जितना प्रेशर लगाती है, मेरे ऊपर एयर है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर एयर है, एयर आपके ऊपर प्रेशर लगा रही है बच्चों, और वो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। एक्चुअली एयर जो प्रेशर लगाती है वो 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। और मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, हम लोग 1 एटमॉस्फेयर बराबर देखते हैं बच्चों 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों पास्कल भी कहा जाता है। प्रेशर की अलग अलग यूनिट देखिए आपने, बार देखी थी, टॉरिसिली देखी थी, मैं फिर याद दिला रहा हूँ। अभी बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारे घरों में, हमारे घर का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सच ऐसा मेंटेन नहीं रह पाता, ऑफ कोर्स समर सीजन में वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, विंटर सीजन में वो टेम्परेचर कम हो जाता है। पर एक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ये होता है कि रूम का या लेबोरेटरी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा जब भी आप एसी को ऑन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट उसका टेम्परेचर सेट होता है 24 डिग्री सेल्सियस पर, डिफ़ॉल्ट। आपने बाद में उसकी सेटिंग चेंज कर दिया तो दैट इज डिफरेंट थिंग, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट उसका टेम्परेचर लिया जाता है वो 24 लिया जाता है कि 24 इज द टेम्परेचर एट विच अ पर्सन विल नॉट फील कोल्ड एंड हॉट।
ना तो उसको कोल्ड लगेगा और ना ही गर्म लगेगा। एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए हमारी बॉडी जिसमें आराम से रह सकती है, वो 24 डिग्री सेल्सियस माना गया है। 24 यानी कि 25। तो फिर बाद में हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। सच बढ़ाने का तो नौबत कम ही आती है एसी के केस में। सो बच्चों, ये जो है हम बात कर रहे हैं अभी कि अगर एसटीपी ले लिया आपने, एसटीपी ले लिया बच्चों आपने, तो एसटीपी पर एसटीपी की कंडीशन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर बच्चों क्या होता है, किसी भी गैस का आपने 1 मोल गैस ली, आपने कितनी गैस ली बच्चों, यू हैव टेकन 1 मोल गैस, 1 मोल बोल दीजिए, या फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि 1 ग्राम गैस ले लीजिए। तो ये जो है बच्चों 1 मोल गैस या 1 ग्राम गैस का जो वॉल्यूम होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये होता है 22.4 लीटर्स में है ये कितना होगा बच्चों, 1 मोल गैस ली मैंने या 1 ग्राम गैस ली, बात एक ही है। तो उसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो होगा 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर होगा। और लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करूं बच्चों, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो इट इज इक्वल टू बच्चों 22.4 इंटू 1000, 22.4 इंटू 1000 विल गिव यू बच्चों 22,400 मिलीलीटर। It is equal to 22,400 मिलीलीटर। सो व्हाट आई एम सेइंग यू, 1 मोल गैस लेता हूं बच्चों या 1 ग्राम गैस लेता हूं, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आएगा या फिर 22,400 मिलीलीटर्स आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि एट एसटीपी, ये ध्यान दीजिएगा, ये सारी कहानी कब हो रही है, एसटीपी पर। इफ़ यू चेंज टेम्परेचर, इफ़ यू चेंज प्रेशर, देन दिस वॉल्यूम विल आल्सो बी चेंज। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, अगर आपने प्रेशर को चेंज कर दिया बच्चों, तो आप देखेंगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। फर्दर फ्यूचर क्लासेस में आप लोग देखेंगे कि अगर कभी किसी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे भैया तो गैस जो होगी ना वो फैलेगी, गैस फैलेगी, एक्सपांड होगी। और प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर गैस का वॉल्यूम जो है बच्चों वो कम हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी गैस को दबाओगे तो नेचुरल बात है उसका वॉल्यूम कम, और यदि आपने प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस ये शाहरुख खान हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी हम बात कर रहे हैं एक काम की बात। जैसे हमने बोला कि 1 मोल की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसे Na से N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फिक्स है, आप टेम्परेचर को चेंज करो, प्रेशर को चेंज करो, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो 1 मोल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अगर आपने प्रेशर को चेंज कर दिया तो Na नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई। नंबर ऑफ मोल जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ जो एवोगैड्रो नंबर है वो टेम्परेचर पे, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे बच्चों तो वॉल्यूम में तो चेंज आएगा ना, प्रेशर में चेंज करोगे तो भी वॉल्यूम में चेंज आएगा। सो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चों, हम वो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, डेट इज एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बच्चों क्या होगा, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22,400 लीटर्स। दिस इज अ फैक्ट। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ रखना, याद रखना, स्मरण कर लेना है बच्चों। ज़्यादा हिंदी हो गई हो तो चलेगी, कोई बात नहीं, हिंदी, इतनी हिंदी तो मेरे ख्याल से आपको आती होगी। तो हाँ, 1 मोल का ये पहली बात तो ये बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी कहानी हमने कब बोली है, ये हमने बोली है गैस के लिए। ये देखिए गैस है, अगर सॉलिड लोगे, लिक्विड लोगे ना तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, ये सारी कहानी हमने कब बोली बच्चों, ये सारी कहानी हमने बोली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। एक आसान सा सम कर लेते हैं, 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना होगा बच्चों, 22.4 लीटर। जैसे हमसे सिंपल सी बात बोली बच्चों की, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी पर बच्चों 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालिए। हम क्या करते हैं बच्चों, इसे यूनिटरी मेथड से करते हैं। कैसे करेंगे हम जरा देखें। भाई आपको ये तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो हमने देखा वो 44 था। अब 1
एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बच्चों? 22.4 लीटर। ऑब्वियसली एसटीपी पर एट एसटीपी एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। सो बच्चों 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 इंटू 1 ओवर 44। So this is the volume of 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। एसटीपी पर बच्चों क्या होगा? एसटीपी पर इसका 1 ग्राम का वॉल्यूम हो जाएगा इतना। तो अभी किसके पे पूछा है आपसे? अभी आपसे पूछा है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 11 ग्राम का क्या होगा बच्चों? 11 इंटू 22.4 अपॉन 44। यू सॉल्व दिस। 11 से दिस विल बी कैंसल्ड 4 टाइम्स। ये 11 से बच्चों 4 टाइम्स चला जाएगा और 4 से ये कितना टाइम चला जाएगा बच्चों? 5.6 लीटर। ये 5.6 लीटर आ जाएगा। देखिए क्या करा मैंने भाई, आपसे पूछा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। वी नो दैट एट एसटीपी पर बच्चों क्या होगा? एसटीपी पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, एसटीपी पर 1 मोल भाई आप पहली बात तो एसटीपी हो या नहीं हो मुझे इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर 1 मोल है तो 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के मोलर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। एंड एज वी नो अभी थोड़ी देर पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मॉलिक्यूलर मास निकाला था, डेट वाज 44 ग्राम। सो 1 मोल मतलब कार्बन 44 ग्राम। अब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है बच्चों 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम का होगा 22.4 इंटू 1/44। तो 11 ग्राम का कितना होगा बच्चों? 11 ग्राम का इतना हो जाएगा। दिस इज वन वे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये बच्चों कि हम एक काम करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास। एंड हियर we know that it is 11 and this is 44. Solving this will give you 1/4 moles, 1/4 मोल। अब हम क्या जानते हैं बच्चों? एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल का वॉल्यूम, एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम है बच्चों 22,004 मिलीलीटर या फिर 22.4 लीटर। ये आपके पास में दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। और अभी कितने मोल आए? अभी आपके पास में 1/4 मोल्स आ गए। सो 1 मोल का इतना, तो 1/4 मोल का कितना होगा बच्चों? 1/4 इंटू 22.4। सॉल्विंग दिस विल गिव यू 5.6 लीटर। ये आपके पास में आ गया। तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सी बातें हैं बच्चों, ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं हैं, जस्ट थोड़ा सा समझ के हमें काम करना होगा। चलिए हम लोग और काम कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं एक और सम आपको देता हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, number of constituent atoms in 11.2 liter of sulfur dioxide at STP। ये लीजिए, आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर आपको सम क्या दे रखा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 एट STP। मेरे ख्याल से बच्चों आपको वीडियो को पॉज करके करना चाहिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बाकायदा बिल्कुल आपके लेवल पर ही है। पर मेरा तो यही सजेशन होगा बच्चों कि एक बार वीडियो को पॉज करके करिए आराम से। देखिए अब कैसे करेंगे हम एसटीपी पर बच्चों। एसटीपी पर हम जानते हैं कि 22.4 लीटर, 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। भाई 22.4 लीटर मतलब 1 मोल हो गया। ये देखिए एसटीपी पर 22.4 लीटर बराबर कितना हो गया? 1 मोल। सो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 1/22.4 मोल्स। इतना आ गया। एंड हाउ मेनी लीटर्स आर देयर? देयर आर 11.2 लीटर। 11.2 लीटर का बच्चों 11.2 इंटू 1/22.4 मोल। और इसे आपको अब सॉल्व करना है और मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि हाँ साहब ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो हाउ मेनी मोल्स आर देयर? देयर आर एग्जैक्टली बच्चों 1/2 मोल्स। 1/2 मोल्स आ गए। अभी 22.4 लीटर में आ गए 1 मोल, तो 1 लीटर में आ गए इतने मोल, तो 11.2 लीटर में आ गए 1/2 मोल। अभी 1/2 मोल्स आपके पास आ गए। अभी बच्चों आपके पास में 1/2 मोल्स आ गए। कब आ गए?
एसटीपी पर, एसटीपी पर इसके 1/2 मोल्स आ गए। अब ये 1/2 मोल्स किसके होंगे बच्चों, ये 11.2 लीटर जो दे रखे थे ये पूरे SO2 मॉलिक्यूल के दे रखे थे। सो यहाँ जो आएंगे बच्चों 1/2 मोल क्या आएंगे, 1/2 मोल आ जाएंगे ऑफ SO2, ऑफ SO2। ये SO2 के आएंगे, ये SO2 के हमारे पास में इतने मोल्स आएंगे। वाई, बिकॉज ये आपको जो वॉल्यूम दे रखा है बच्चों वो SO2 का दे रखा है, यानी पूरे मॉलिक्यूल का दे रखा है। एंड सिंस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, सो आपके पास में ये मॉलिक्यूल्स के इतने मोल आ गए, मॉलिक्यूल के इतने मोल आ गए। अब मॉलिक्यूल के इतने मोल आ गए बच्चों, तो हम जरा इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। अब 1/2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, एक मोल में कितने होते हैं भाई, एक मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में होते हैं बच्चों एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो 1/2 मोल में कितने होंगे, 1/2 मोल में होंगे बच्चों 1/2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। सो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहां पर जरा आप एक काम की बात देखिएगा बच्चों, थोड़ी सी हमको यहां पर यूनिटरी फिर बिठाना पड़ेगी। SO2 आप देखिए 1 SO2 में 1 सल्फर है, 1 SO2 में बच्चों 1 सल्फर है, एंड देर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स इन 1 SO2 देर इज 1 सल्फर एटम एंड देर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स। एक सल्फर का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सो अगर मैं बोलूं 1/2 Na मॉलिक्यूल्स में क्या हो गए बच्चों, इसमें हो जाएंगे 1/2 Na एटम्स ऑफ सल्फर, 1/2 atoms of sulfur and 1/2 into 2 into Na atoms of oxygen। अगेन आई एक्सप्लेन, देखिए थोड़ा सा 2-3 चीज़ें इसमें एक साथ लग रही हैं, इसलिए मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए भाई आपके पास में 1/2 मोल्स ऑफ SO2 आ गए, या आप एक काम कीजिए, चलिए इसको ऐसे नहीं करते हुए मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। ऐसा वो कुल मिलाकर कान पकड़ना है, कान या तो यूँ जाके पकड़ो या यूँ ही पकड़ लो, दोनों में से किसी भी तरीके से। तो 1/2 मोल्स ऑफ SO2 आ गए। अब आप देखिए SO2 एज यू कैन सी फ्रॉम द फार्मूला बच्चों, एज यू कैन सी फ्रॉम द फार्मूला दैट 1 SO2 contains 1 sulfur atom and 2 oxygen atoms। 1 SO2 contains बच्चों 1 sulfur atom and 2 oxygen atom। It is why I can say half mole of SO2, half a mole of SO2 will contain 1/2 moles of sulfur, 1/2 mole atoms of sulfur। काहे, बिकॉज बच्चों एक SO2 में एक सल्फर, एक SO2 में एक सल्फर, तो हाफ SO2 में हाफ सल्फर। मैंने बोला ना आपको यूनिटरी बिठाइए, सिंपल यूनिटरी बिठाइए। एक SO2 में एक सल्फर, तो हाफ SO2 में हाफ सल्फर, और ये हाफ मोल थे तो यहाँ पर भी हाफ मोल लिख दिए। तो इस तरीके से बच्चों क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास में आ गया 1/2, और 1 मोल इज इक्वल टू दीज मैनी Avogadro number, that is, so these many atoms of sulfur you will have। अभी देखिए 1/2 और Avogadro number बच्चों 6.023 into 10 to the power 23 atoms of sulfur। ये आ गया साहब। नाउ यू पीपल कैन सॉल्व इट, आप इसे हल कर सकते हो। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे देन यू विल फाइंड इट इज 3.0115 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सल्फर। ये लीजिए, ये आपके पास में आ गया। सो बच्चों इस तरीके से आपके पास में सल्फर के एटम्स आए हैं, सल्फर के एटम्स आए हैं। ये बड़ी काम की बात है बच्चों। जो यहाँ जो यूनिटरी आपको बिठानी है, वो यूनिटरी अगर आप बिठाना सीख जाएंगे तो आपको फ्यूचर में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की प्रॉब्लम होंगी। बट इफ़ यू हैव दैट कंप्लीट यूनिटरी आपके पास में, अगर वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर, तो सारा काम चुटकियों में हो जाएगा, सारा काम बड़ा आसान है। देखिए हमने क्या करा बच्चों, अव्वल तो कितने लीटर्स थे, तो 11.2 लीटर थे। 22 लीटर में होते हैं 1 मोल। एट एस टी पी हमेशा नहीं, ये टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो फिर चेंज हो जाएगा, और एक्चुअली आपके लेवल तक बच्चों टेम्परेचर STP ही आएगा। फ्यूचर में आप देखेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने पर वो चेंज आता है, और कितना चेंज आता है दैट एग्जैक्ट वैल्यू यू पीपल कैन एवोल्यूट। वो भी आप निकाल सकते हो कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस इफ आई चेंज,
then what will be the volume? That exact volume you people can determine. बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे लेवल पर उतनी सारी बातें करना मुझे लगता है थोड़ी सी बेमानी होगी, थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग होगा। मुझे आपको ये नहीं बताना कि मुझे कितना नॉलेज है या आपको कितना सब कुछ मैं पढ़ाऊँ। मुद्दे की बात ये बच्चों, हमारे लेवल पर जो कुछ बन सकता है ना, मुझे आपको बताने का है, बस मुझे आपको बताने का। अभी देखिए एसटीपी पर 22.4 लीटर किसके बराबर है बच्चों? 1 मोल के। सो 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1/22.4 मोल के। तो 11.2 किसके बराबर होगा? 1/2 मोल के। अब ये 11.2 लीटर जो लिया है बच्चों को, 11.2 लीटर जो आपने लिए हैं वो SO2 के लिए, तो SO2 के मॉलिक्यूल्स आए हैं। सो दीज मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर प्रेजेंट। नाउ अगर मैं इसकी यूनिटरी देखता हूं तो एक SO2 में एक सल्फर है, तो हाफ में हाफ होगा। एक SO2 में एक सल्फर, तो हाफ में बच्चों हाफ होगा, तो हाफ एटम्स आ गए यहाँ पर। और Na एटम्स मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो ये आ गए। अब आप एक और बात देखिए कि एक SO2 में बच्चों 2 ऑक्सीजन है। एक SO2 में 2 ऑक्सीजन है। व्हाट डज इट मीन? जितना SO2 है उसका डबल ऑक्सीजन है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अनदर लैंग्वेज। 1 SO2 इज containing 2 oxygen atoms. 1 SO2 is containing 2 oxygen atom बच्चों। it means that there are twice oxygen. ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो SO2 के कंपैरिजन में बच्चों उसकी ट्वाइस है, उसकी डबल्ड है। सो हाफ मोल SO2 will contain twice of half mole oxygen। ये आ जाएगा आपके पास। भाई उसका दुगना कीजिए, उसका ट्वाइस कीजिए। देयर वर 1 SO2, तो 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन थे। अब 1/2 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 1/2 में हो जाएंगे कितने? ट्वाइस। उसका दुगना कर देंगे हम लोग, उसका दुगना कर देंगे। सो ये आपके पास में आ जाएगा 2 × 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 से 1/2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 मोल एटम मतलब कितने एटम बच्चों? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सो एवोगैड्रो नंबर एटम्स of oxygen you will have, and what does it mean? It means that it is containing 6.023 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। इस तरीके से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले नंबर पर मैंने SO2 के मोल्स निकाले, मतलब SO2 के मोल मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी लॉजिक लगाया कि एक SO2 में एक सल्फर है तो हाफ में हाफ ही होगा, जितना SO2 उतना ही सल्फर। लेकिन एक SO2 में बच्चों 2 ऑक्सीजन है, इसलिए उसमें ट्वाइस करूंगा, उसका डबल करूंगा, उसका 2 गुना कर दूंगा। और जब मैं 2 गुना कर दूंगा भैया तो किधर आएगा? देखो एक में है 2 तो हाफ में होंगे 2 × 1/2। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपका फंडा बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। पहले इसमें भी बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा, पर जो कुछ लोग होंगे जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा उनके लिए मेरी कुछ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मैं उस ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा लेता हूँ। भाई मेरी तो सभी के लिए बनती है इनफैक्ट। तो चलिए, हम लोगों को पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ constituent molecules, number of constituent atoms in क्या ले बच्चों? हम लोग ले लेते हैं 4 ग्राम ऑफ मिथेन एट STP पर। STP से कोई फिर लेना देना नहीं रह जाएगा ना। इसको हम लोग कर लेते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं 5.6 लीटर 5.6 लीटर मिथेन एट STP। सो पहले तो बच्चों एक काम करें, आप खुद से एक बार ट्राई करें, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है नहीं। और पिछले सम को देख देख के आप करते जाइए। ये कितना लिखा है बच्चों? ये 5.6 लिखा हुआ है। मैं इसे यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, ये लीजिए 5.6 लिखा हुआ है। सो मैं तो आपको बच्चों बोलूँगा एक बार खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद में करिए। देखिए जो कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो ऐसा का ऐसा ही आपके पैकेज में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं पैकेज लिखूंगा, उसके बाद में फिर वो पैकेज आप तक आएगा। तो नेचुरल बात है पैकेज में वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, बट फिर भी आप वीडियो के साथ साथ में भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और जब भी कभी कोई प्रॉब्लम बनती है, हमेशा एक ही काम करना है कि सर को बक बक करने से बंद कर दीजिए, खुद से कोशिश कीजिए,
भाई मैं मेरे भी बोलने की एक लिमिट है ना, आपके सुनने की लिमिट है, आपके समझने की लिमिट है, तो मेरे भी समझाने की लिमिट होगी ना भाई, मेरे भी बोलने की लिमिट होगी ना, कि मेरे में कोई बैटरी तो लगी नहीं है कि बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो चलिए मैं बोलना बंद करता हूं और आप हल करना शुरू कर दीजिए। अब कैसे करेंगे भैया, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको एस टी पी पर दे रखा है 5.6 लीटर। तो अभी आप जानते हैं बच्चों की एस टी पी पर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। एस टी पी पर बच्चों 22.4 लीटर किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। सो 1 लीटर किसके बराबर होगा बच्चों, 1 लीटर होगा 1 ओवर 22.4 लीटर, सॉरी अब तो मोल आ रहे हैं, ये लीजिए साहब, इतने मोल आ जाएंगे। तो अभी 5.6 लीटर है, 5.6 लीटर, 5.6 लीटर में कितने आ जाएंगे बच्चों, 5.6 इंटू 1/22.4 मोल। 5.6 इंटू 1/22.4। अब इसे सॉल्व कर लोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/4 मोल्स, 1/4 मोल। और ये 1/4 मोल किसके आएंगे बच्चों, CH4 के। CH4 को आप जानते हो, तो नहीं भी जानते तो भी मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, इसे हम बोला करते हैं मिथेन गैस। मिथेन गैस, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के बारे में आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, तो उस समय आप देखेंगे बच्चों इसे मिथेन गैस कहा जाता है। और मिथेन गैस के साथ साथ में इसका एक और जो पॉपुलर नेम है बच्चों वो है मार्श गैस। मार्श गैस इसे नाम क्यों देते हैं, बिकॉज इट इज बेसिकली फाउंड इन मार्शी एरिया। जो मार्शी एरिया होता है ना, जहाँ दलदल होता है, गंदगी बहुत सारी जहाँ होती है, वहाँ पर बेसिकली ये मिथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसको बच्चों मार्श गैस भी नाम दिया गया है। ये जो छोटी छोटी सी बातें, कई बार हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं उसमें मैं छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, हो सकता है आपको पहले से पता हो, अगर नहीं पता हो तो दैट यू शुड राइट इन योर कॉपी बच्चों। एज सच इट हैज आल्सो बीन रिटन इन योर पैकेज, बिकॉज वॉट एवर आई एम स्पीकिंग हैज बीन रिटन इन द पैकेज इटसेल्फ। बट हमारी फिर भी आदत होनी चाहिए कि हम लिखें, क्योंकि देखिए एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है बच्चों, एक टेंडेंसी है, आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं आपको पढ़ने से याद हो जाता है, और कोई आपको बोलता है अगर उस बात को तो आपको और अच्छे से याद होता है। भैया अगर आपने कोई चीज़ देखी बोली, आप लोग करते हैं ना, जैसे अपनी जो स्टडी रूम है वहाँ पर आपने कोई चार्ट चिपका दिया, टांग दिया, क्यों टांग देते हैं, क्योंकि आप उसको बार बार देखते हैं तो देखने से आपको याद हो जाता है, देखने से याद होता है। हम अगर उसको देखते हैं पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे ब्रेन में घुस जाती है, उसकी इमेज घुस जाती है, वो पिक्चर छप जाती है हमारे दिमाग में, फिर हमें वो याद हो जाता है। लेकिन अगर कोई बोलता है तो और अच्छे से याद हो जाता है। और फिर अगर हम उसको लिखते हैं, इफ़ वी ट्राई टू राइट अवर सेल्फ, तो हमारी जो मेमोरी है बच्चों वो और बेहतर हो जाएगी, और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर बच्चों हम क्या करते हैं, अगर लिखने के बाद में अगर हम उसे बोलते हैं तो वो फिर माशाअल्लाह फिर तो हमारी मेमोरी में 4 चांद लग जाते हैं। 1-2 चांद तो होंगे तुम्हारी मेमोरी में ऑलरेडी, और अगर तुम बोलोगे तो 2 चांद और लग जाएंगे और 4 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए जो भी अगर कोई नई बात आपको लगती है दैट यू मस्ट राइट, बहुत अच्छे नोट्स बनाइए, जितनी गंदी हैंडराइटिंग में बना सकते हैं बनाइए। मैं उसके लिए कतई नहीं बोलूँगा कि नहीं आप बिल्कुल बना बना कर लिखिए, एकदम सजा सजा कर लिखिए। आपको जितनी गंदी, जैसे मेरी है ना, इससे भी गंदी कर दो, बहुत गंदी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, दैट्स इनफ। क्योंकि आपको ये वाली जो कॉपी है, जो सरदाना के लेक्चर से आप लोग जो बना रहे हैं बच्चों, ये कॉपी कोई चेक नहीं करेगा, नो बडी विल बी चेकिंग योर कॉपी, इट इज़ योर ड्यूटी एंड ऑनेस्टी। आप लोग बड़े आराम से ये वीडियो अटेंड करके भी बहुत आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जब मर्जी आए तब उठा के पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आया फिर पीछे लेकर फिर पढ़ लो, इसका ये एक बेनिफिट है, इसका एक बेनिफिट है। बट इसमें सिंसियरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है साहब हम जब मर्जी आएगी पढ़ लेंगे, जब मर्जी आएगी तब पढ़ ले, लेकिन वो मर्जी कभी तो आए, मालूम पड़े उस मर्जी को अर्जी दे दे के बुलाना पड़ रहा हो। भाई अगर उस मर्जी को मैं अर्जी दूँ कि आजा यार आजा यार आजा यार, और मर्जी हो ही नहीं रही, तो फिर बच्चों फिर मैं किसको अर्जी दूंगा। वो अर्जी तो मुझे अपने आप को देनी पड़ेगी, तब जाकर मेरी मर्जी आएगी और मेरी मर्जी से काम हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों। सो खुद से जरूर करा करो और सब कुछ लिखो बहुत आसानी से और मज़ा आएगा। देखिए आप लोग एक बात तो समझ रहे हैं कि हम लोग जितना भी डील कर रहे हैं वो अनडाउटेडली बच्चों जो बुक्स में हमको लिखा हुआ मिलता है उससे ज़्यादा ही करते हैं, उससे कम तो कतई नहीं करते। मेरी 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 हैबिट में नहीं है कि मैं आपको वही सब कुछ पढ़ाऊँ जो बुक में एज इट इज़ है, थोड़ा अलग चेंज करके, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके, उसके ये रास्ता नहीं ये रास्ता नहीं ये रास्ता नहीं, 2-3 अलग अलग रास्ते बनाकर करें। जैसे मैं यही सम कर रहा हूँ, तो मैं जिस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ हो सकता है आप कुछ और ही मेथड फॉलो कर लें। The answer should be correct, the logic should be correct, the fundamental which has been implemented during the solution of the problem, that should be correct.
ये केवल मायने रखने वाली बात है बच्चों। तो देखिए एट एसटीपी 22.4 लीटर का मोल कितने होंगे 1 मोल, तो 1 लीटर के कितने मोल होंगे इतने मोल। सो 5.6 लीटर के कितने मोल होंगे बच्चों 5.6 लीटर के होंगे बच्चों इतने मोल, 1/4 मोल हो गए। अब आप देखिए from the formula what I can say 1 mole CH4, 1 mole CH4 में क्या है बच्चों 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है, बिकॉज 1 मोल CH4 में यू कैन सी देर इज 1 कार्बन, देर इज 1 कार्बन, सो 1 मोल में 1 मोल कार्बन। और इसी तरीके से बच्चों देर आर 4 मोल हाइड्रोजन, देर आर 4 मोल हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए अगेन आई स्पीक, दिस इज 1 मोल, 1 मोल में अभी आप यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, देर इज 1 कार्बन एंड देर आर 4 हाइड्रोजन। सो 1 मोल CH4 कंटेन्स बच्चों 1 मोल कार्बन एंड 4 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल कार्बन आ गया और 4 मोल हाइड्रोजन आ गया, ये तो एक बात हो गई बच्चों। और अब यहाँ पर कितने मोल बोले, यहाँ पर बोले बच्चों 1/4 मोल CH4, 1/4 मोल CH4। अभी आप देखिए 1 मोल में 1 मोल कार्बन है, 1 मोल में 1 मोल कार्बन है, सो 1/4 मोल में 1/4 मोल कार्बन होंगे, 1/4 मोल ऑफ कार्बन। क्यों, बिकॉज व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिथेन, इट इज द क्वांटिटी, दोनों के आगे 1 1 लिखा है, दोनों के आगे 1 लिखा है, मतलब अगर ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4। आया होगा समझ में भाई, दोनों के आगे 1 लिखा है, मतलब जितना ये ना उतना ही ये, इधर से जितना लाओगे ना उतना ही इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो क्या होगा, अगर इधर 1/4 तो इधर भी 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 मोल ऑफ कार्बन एटम्स और 1/4 मोल, और ईच मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23. So these many atoms of carbon are present. इतने कार्बन के एटम्स आ जाएंगे, इतने कार्बन के एटम्स आ जाएंगे बच्चों, ये आपके पास में आ गया। नाउ वन मोर थिंग हेयर विच हैज टू बी फाउंड, दैट 1/4 मोल, अभी आप देखिए 1 मोल ऑफ मिथेन इज कंटेनिंग 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। भाई 1 मोल ऑफ मिथेन इज कंटेनिंग 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितना मिथेन है बच्चों उसका 4 टाइम्स, जितना मिथेन है, जितना मिथेन है बच्चों उसका 4 टाइम्स यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसका 4 टाइम्स हाइड्रोजन है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 है, तो 1/4 का 4 टाइम्स, 1/4 का 4 टाइम्स कितना होगा, 4 इंटू 1/4 मोल हाइड्रोजन, 4 इंटू 1/4 मोल हाइड्रोजन, एंड सॉल्विंग दिस विल गिव यू 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल, 4 इंटू 1/4 मोल हाइड्रोजन, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 मोल हाइड्रोजन आ जाएगा, और 1 मोल हाइड्रोजन मतलब बच्चों 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया। तो इस तरीके से बच्चों वी पीपल कैन गो हेड वेरी इजीली, वेरी शार्पली, वेरी फास्टली, बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। सो क्या देख रहे हो बच्चों आप, देखो फाइंड आउट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन 5.6 लीटर ऑफ मिथेन, हमसे पूछा है। तो हमने क्या करा बच्चों, 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, 22.4 में होता है 1 मोल, तो 1 लीटर में इतने मोल, तो 5.6 लीटर में इतने मोल। अब ये 5.6 लीटर जो थे बच्चों ये मिथेन के थे, तो ये दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन, बट आई वांट टू calculate, I want to calculate number of constituent atom, which are constituent atom which make the given molecule, the given compound, the given formula. Here you can see that this methane is containing 2 types of element, carbon and hydrogen, and as it is very much certainly clear from the formula bachcho that it is containing 1 carbon and 4 hydrogen, 1 carbon and 4 hydrogen. So 1 mole methane is equivalent to 1 mole carbon and 4 mole hydrogen. So 1/4 mole will be equivalent to 1/4 mole carbon, because 1 mole इसका 1 तो इसका 1, इसका 1/4 तो इसका 1/4, भाई जितना ये उतना ही ये, ऐसा कुछ होता है। तो ये 1/4 तो ये भी 1/4, तो ये आ गया। और दूसरी बात क्या आ रही है भैया, देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 4 है, उसका 4 टाइम्स है, तो यहाँ 1/4 है तो यहाँ उसका 4 टाइम्स कर दीजिएगा, आपके पास में इतने हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास में बच्चों कार्बन के और हाइड्रोजन के एटम्स आ गए। इसी क्वेश्चन में चलो एक और हम काम कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं हल्का सा इसको माउल्ड और कर देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, एंड देयर मासेस, एंड देयर मासेस, आपको साथ में इनके मास भी बता रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एटम्स तो निकाले, मेरे ख्याल से आपने पॉज करके भी करा होगा। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो जिसमें आप इनके मासेस निकालो,
किनके मासेस, कार्बन के और हाइड्रोजन के मासेस निकालो। और इसके लिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे करोगे, पहले वीडियो को पॉज करो। चलो अभी कैसे करोगे बच्चों, अभी मैं बात करता हूं कार्बन की। देखिए एक बात आप जानते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो होते हैं मास अपॉन मोलर मास। इफ इट इज एटम देन इट इज मोलर एटॉमिक मास, और एटॉमिक मोलर मास भी कह सकते हो आप लोग, इधर यूज है मोलर एटॉमिक मास या एटॉमिक मोलर मास। अभी देखिए, अभी नंबर ऑफ मोल्स, अभी कार्बन के कितने मोल्स हैं, यहाँ तक पर देखिए कार्बन के कितने मोल हैं, कार्बन के 1/4 मोल हैं, कार्बन के 1/4 मोल मुझे मास निकालना है, और इसका मोलर एटॉमिक मास, एज फार एज कार्बन का मोलर एटॉमिक मास जो है बच्चों वो 12 ग्राम है। कार्बन का मोलर एटॉमिक मास 12 ग्राम है। तो चलिए अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, तो W इज इक्वल टू 12/4, 12/4 दैट इज 3 ग्राम्स, ये आ जाएगा आपके पास में 3 ग्राम। सो दिस इज बच्चों मोलर एटॉमिक मास, ये तो मास आ गया कि 5.6 लीटर मिथेन में, 5.6 लीटर मिथेन में आपको जो है बच्चों 3 ग्राम क्या मिल जाएगा, कार्बन, 3 ग्राम कार्बन मिल जाएगी। अब यही काम मैं करता हूं बच्चों हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये लीजिए। और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं बच्चों, हाइड्रोजन के यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स है, देयर आर 1 मोल हाइड्रोजन एटम, सो दिस इज 1, मास निकालना है और एटॉमिक मास इसका 1 है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ग्राम। सो 1 ग्राम किसके आ जाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन के। सो ये जो गिवन सैंपल है 5.6 लीटर ऑफ मीथेन, 5.6 लीटर ऑफ मीथेन जो है बच्चों, 5.6 लीटर मीथेन में हम देखें तो देर आर 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन, देर आर 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ये किसके आए हैं बच्चों, ये जो हमने निकाले हैं दिस इज ऑफ कार्बन, ये कार्बन के आए हैं, हमने बिगिनिंग की थी ना कार्बन से, तो कार्बन के आ गए, और कितने ग्राम हाइड्रोजन आ गए, इतने। मैं एक बार फिर समझाया दे रहा हूँ। देखो एक तो आपसे पूछा था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, तो ये तो इतना हिस्सा तो बच्चों सम का वैसा ही हो गया जैसा पिछला सम आप लोगों ने किया था, जैसा पिछला न्यूमेरिकल किया था। लेकिन इस बार क्या करना है, एक चीज़ और बोली है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एटम जो है ना उनके मास निकालो। तो भाई हम जो है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला जानते हैं ना भाई, कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होते हैं। अभी नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के इतने थे, मास इतना, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो भाई 12 सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन के मास निकालना है, एटॉमिक मास 1, और हाइड्रोजन के मोल कितने आ रहे हैं, देखो बच्चों हाइड्रोजन के जो मोल आ रहे हैं वो 1 मोल आ रहे हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, कुछ ऐसा आ जाएगा। कुल मिलाकर 5.6 लीटर में बच्चों, 5.6 लीटर में क्या आएगा, 3 ग्राम कार्बन आएगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगा। 3 ग्राम कार्बन और 1 ग्राम हाइड्रोजन। अब 3 और 1 टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 बच्चों हो जाएगा कुल मिलाकर 4 ग्राम। मतलब कुल मिलाकर ये जो मॉलिक्यूल है मिथेन, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 ग्राम। ऐसा जो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के मासेस पूछे हैं, बट फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं आपको। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है, हमने क्या देखा कि एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल, एसटीपी पर बच्चों किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, 22,004 लीटर होता है। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड बच्चों में एक बात आपको और बता देता हूँ, जिसे हम बोला करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है बच्चों, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये लीजिए साहब। ये क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि इफ देर आर 2 गैसेस या मोर देन 1 गैसेस है, अगर कैसी गैसेस है बच्चों, मोर देन 1 गैसेस, मोर देन 1 गैसेस, ये लीजिए। मोर देन 1 गैसेस मतलब देयर में भी 2 गैसेस, देयर में भी 3 गैसेस, देयर में भी 4 गैसेस, देयर में भी 5 गैसेस, कितनी भी गैस हो सकती हैं। देयर आर मोर देन 1 गैसेस। अगर ऐसी गैस है बच्चों जिनका प्रेशर सेम है, विच हैव, जितनी भी गैस है 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 जितनी भी गैसेस है बच्चों, अगर उनका प्रेशर क्या है, सेम है, अगर उनका प्रेशर सेम है, उनका जो टेम्परेचर है बच्चों, अगर उनका प्रेशर सेम है, उनका जो टेम्परेचर है, ये लीजिए, जिनका प्रेशर सेम है, जिनका टेम्परेचर भी सेम है, और
जिनके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिनके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, या तो आप सेम नंबर ऑफ मोल्स बोल दीजिए या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल दीजिए, क्योंकि हमने यहीं से तो शुरुआत करी थी अभी इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की, मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड पार्ट की, कि इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स देन देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। सो बच्चों व्हाट आई एम से टेलिंग यू, अगर मोर देन वन गैसेस है बच्चों जिनका सेम प्रेशर है, जिनका सेम टेम्परेचर है और जिनके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिनके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, वो जो गैसेस होंगी दे विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एज वेल, दे विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एज वेल। इसका उल्टा भी कर सकते हो। एक्चुअली एवोगैड्रो ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से कि इफ मोर देन वन गैसेस आर स्टोर्ड एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर and they contain same number of moles, then they will contain same number of molecules, they will contain same volume as well, अगर हमारे पास में कुछ ऐसी गैसेस हैं बच्चों जिनके प्रेशर सेम है, मान लीजिए पहली गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, दूसरी गैस का भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, मान लीजिए पहली गैस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरी का भी 25 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए दोनों के, पहली गैस के भी 2 मोल्स, दूसरी गैस के भी 2 मोल्स, एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन है बच्चों दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, तो यू विल फाइंड कि उनके जो वॉल्यूम होंगे, वो दोनों जो गैसेस होंगी बच्चों दे विल ऑक्यूपाई एब्सोल्युटली सेम वॉल्यूम। इसको हम बोला करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस टेल्स दैट if more than one gases have same pressure, same temperature and they contain same number of moles, then they will occupy same volume as well. ये एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस है बच्चों, जो स्कूल में आपको कई बार सिंपली जो रिटर्न जो बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं, और मैंने आपके पैकेज में जैसा मैंने आपको बोला बिल्कुल वैसा ही मैंने आपको लिख कर भी दे दिया। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, थोड़ा सा एक दो हम कुछ अच्छे और सम्स करने की कोशिश करते हैं, अगर मुझसे बन जाते हैं तो, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक को टाइम दिया है और मेरे ख्याल से हमने सफिशिएंट टाइम दिया है, इतना देना भी जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक है भी ऐसा बच्चों केवल आपके अभी स्कूल लेवल पर ही काम नहीं आएगा। मैंने आपको बताया पहले भी कि फ्यूचर में जितनी भी एग्जाम्स आप लोग देने वाले हैं, भले फिर वो कोई टैलेंट सर्च एग्जाम हो, कोई ओलंपियाड एग्जाम हो, आपकी NTSC हो, PSA वगैरह हो, उन सभी में इवन स्कूल लेवल पर भी इस पर सम्स बन जाया करते हैं। आपकी NCERT वगैरह में भी आपको इस पर क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। चलिए, अभी हमसे कहा है बच्चों, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि हमें दे रखा है, मान लीजिए क्या करना चाहिए साहब, SO3, और SO3 हमें दे रखा है। अब हमसे पूछा है, एक मिनट, कैलकुलेट मास ऑफ सल्फर, कैलकुलेट मास ऑफ सल्फर इन SO3, कैलकुलेट मास ऑफ सल्फर इन SO3 if it contains 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। आपसे बोला है बच्चों, क्या कहा है कि आपको मास ऑफ सल्फर निकालना है SO3 में, अगर इसमें 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है, इफ इट कंटेन्स 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है तो आपको इसमें सल्फर का मास निकालना है। तो एक बार तो मैं बोलूंगा कि थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। सच ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फार्मूले से इसमें काम हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बट बड़ा सिंपल सा है और बहुत आसान सा जब क्वेश्चन हो जाएगा तो लगेगा कि हाँ यार आसान था। देखिए, पहली बात तो बच्चों यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ये आप जानते हो, और यहाँ पर बच्चों 3 × 16 ऑक्सीजन। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 32 + 48 विल कम टू 80, ये आपके पास में 80 आ जाएगा। मैं सही हूँ? मैं बिल्कुल सही हूँ। तो ये इसका बच्चों क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब आप एक बात देखिए बच्चों, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड में एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है। क्लियर हो रहा होगा? अभी हमने इस पर 2 सम्स करे, ये फंडा तो क्लियर हो गया कि एक SO3 में एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब यह है कि 32 एटॉमिक मास यूनिट सल्फर है तो 48 एटॉमिक मास यूनिट ऑक्सीजन है। भाई अगर 32 एटॉमिक मास यूनिट
32 एटॉमिक मास यूनिट सल्फर है, तो 48 एटॉमिक मास यूनिट ऑक्सीजन है। ये कुछ समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी हमने पहली बात तो ये बच्चों, हालांकि मुझे ये मास निकालने की जरूरत नहीं थी 80 जो मैंने निकाला, पर फिर भी आपको ये बात तो निकालना था ना कि हाँ SO3 में कितने सल्फर हैं, एक सल्फर है। SO3 में कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। अब एक सल्फर मतलब 32 यूनिट सल्फर और 48 यूनिट ऑक्सीजन। अब यहां से जाके यूनिटरी बिठाइए, अब यहां से जाके यूनिटरी बताइए। मैंने आपको कहा बच्चों, आप अभी आपके लेवल पर नहीं, आप कितनी भी डिफिकल्ट एग्जाम ले लो, आप IIT जेई एडवांस जैसी जो एग्जाम्स होते हैं, इवन उनमें भी जो मोल कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन बनते हैं, उनमें भी आगे चल के आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उनमें भी बच्चों जो क्वेश्चन होते हैं वो यूनिटरी मेथड से ही हो जाते हैं, इजीली सॉल्व। अभी देखिए यहां पर क्या है, अभी आपको जो नोन है उसको आप लेफ्ट हैंड पर रखिए, जो अननोन है उसे आप राइट हैंड पर रखिए। अब आप देखो 48 ग्राम ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन पर 32 ग्राम सल्फर है, 48 ग्राम ऑक्सीजन पर 32 ग्राम सल्फर है। होप आपको समझ में आ रहा है। 48 ग्राम ऑक्सीजन में बच्चों 32 ग्राम सल्फर है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन पर 32/48 ग्राम सल्फर होगा, इतना सल्फर होगा। तो 2.4 ग्राम ऑक्सीजन पर 2.4 ग्राम ऑक्सीजन पर बच्चों 2.4 इंटू 32/48 ग्राम सल्फर आ जाएगा। और ये 2.4 से बच्चों 20 टाइम्स जाएगा, 20 को 32 को 20 से डिवाइड कर दोगे बच्चों 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर आ जाएगा। सो हाउ मच सल्फर इज देयर हेयर, इट डज कंटेन 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। इसमें बच्चों 1.6 ग्राम सल्फर के आ गए, इसमें 1.6 ग्राम सल्फर के आ गए। अगेन आई एक्सप्लेन यू पीपल, इट इज अ नॉट डिफिकल्ट टास्क। पर एक बात आप समझ लो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पर जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, बिल्कुल क्लियर, ये यूनिटरी मेथड से बड़ी आसानी से हो जाएंगे आराम से। मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा ये लेक्चर जो है काफ़ी लंबा है, काफ़ी एक्सटेंडेड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है जितने टाइम मैं केवल मोल कॉन्सेप्ट को दे रहा हूँ, इतने टाइम में आपके जो पहले के जो टीचर्स हों वो पूरे चैप्टर को फिनिश कर देते हो, तो वो उनका अपना तरीका हो सकता है। मेरा तरीका ये कि अगर मैं कुछ काम करूँगा तो पूरा डूब के करूँगा, फिर भले भले टाइम लगे, टाइम जाए भाड़ में, मुझे मेरा काम करना है। मैं इसी फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे फंडामेंटल्स बने तो अच्छे बने, आधे अधूरे बने, गलत बन जाएँ तो वो बड़ा दिक्कत देंगे। क्योंकि एक बार आपका फंडा अगर गलत बन गया, एक बार आपका कॉन्सेप्ट अगर बच्चों गलत बैठ गया, तो फिर फ्यूचर में आप उसको कितना भी मॉडिफाई करने की सोचो, वो पुरानी चीज़ें रह रह के याद आएंगी, फिर वो पुराने पापों का प्रायश्चित बहुत मुश्किल होगा बच्चों। तो हमें पाप करना ही नहीं है, हम कोशिश ये करें कि हम पाप नहीं करें, थोड़ा आराम आराम से काम करें। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए आपसे पूछा कि कैलकुलेट मास ऑफ सल्फर इन SO3 इफ इट कंटेन्स 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। भाई सल्फर का कितना अमाउंट होगा जबकि उसमें 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है। मैंने आपको कहा यूनिटरी मेथड, जिसको नोन है वो लेफ्ट हैंड पर रखो, जो कि अननोन है उसे राइट हैंड पर रखो। अब आप देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड में एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है। सल्फर का एटॉमिक मास इतना है, ऑक्सीजन का टोटल मास इतना है। तो अभी ऑक्सीजन पता है उसे लेफ्ट हैंड पर, सल्फर नहीं पता है उसे राइट हैंड पर। 48 ग्राम सल्फर है 32 ग्राम सल्फर के साथ, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा भैया 32/48 ग्राम सल्फर के साथ। सो 2.4 किसके साथ होगा भैया, 2.4 होगा कुछ ऐसे, तो 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर आ गया, इस तरीके से आ गया। और अगर इसी में चलिए, अभी आपसे किसका मास पूछा था, अभी आपसे पूछा था बच्चों सल्फर का मास, अभी सल्फर का मास पूछा था। अभी अगर मैं इसी में बोल देता कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सल्फर इन SO3, ये आ गया, तो आपने वो तो कर ही लिया। लेकिन अगर मैं इसी में क्वेश्चन में बोलूं बच्चों कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सल्फर एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इन SO3 ऑब्वियसली इफ इट कंटेन्स 2.4 ग्राम ऑक्सीजन, तो मैं यहां पर बोलूंगा बच्चों कि एक बार आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके कीजिए, करिए। अब आप जब इसको करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, कैसे निकलेगा भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी मास निकालना है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होगा भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड में नेचुरली ऑक्सीजन है और नेचुरली सल्फर है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो मास होगा बच्चों वो होगा 2.4 ग्राम तो ऑक्सीजन और 1.6 ग्राम सल्फर। भाई कुल मिलाकर कितने ग्राम ऑक्सीजन है, कुल मिलाकर 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है, 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है और 1.6 ग्राम सल्फर है। ये लीजिए 1.6 ग्राम सल्फर और 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। सो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, देन यू विल फाइंड इट इज 4 ग्राम SO3। ये लीजिए
4 ग्राम SO3 आ गया बच्चों। तो ये आपके पास में किसका मास आ गया, SO3 का मास आ गया। और आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जरा देखो यहाँ पर SO3 में ऑक्सीजन का मास कितना है, 48। SO3 में ऑक्सीजन का मास 48 है और पूरे SO3 का मास कितना है, 80। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 80 ग्राम SO3 है भाई। 48 ग्राम ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए बच्चों 80 ग्राम SO3 है। समझ में आया होगा। 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 80 ग्राम SO3 है। सो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 80/48 ग्राम SO3 आ जाएगा। 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 80 ग्राम SO3 है बच्चों। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 80/48 ग्राम SO3 आ जाएगा। सो कितना दे रखा है, 2.4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, 2.4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 2.4 इंटू 80/48 ग्राम SO3 आएगा। और ये इससे कितने टाइम्स जाएगा बच्चों, ये इससे 20 टाइम्स जाएगा और 20 से 80 नेचुरली 4 टाइम्स जाएगा। सो ये आएगा बच्चों 4 ग्राम SO3। ये आपके पास में आ जाएगा 4 ग्राम SO3। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा 4 ग्राम SO3। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन आई एक्सप्लेन भाई, देखिए इट इज कंटेनिंग 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन का वेट है बच्चों 48, पूरे SO3 का वेट है 80। सो 48 ग्राम ऑक्सीजन में है 48 ग्राम ऑक्सीजन are present in 80 gram of SO3. So 1 gram oxygen would be present in this much amount of SO3. So 2.4 gram of oxygen would be present in 4 gram of SO3 easily। एक हमने ये सम करा। हम लोग एक और सम कर लेते हैं। चलिए हम लोग एक और सम कर लेते हैं, आसान सा ही एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं बच्चों। सपोज कीजिए हमसे पूछा है कैलकुलेट number of atoms, calculate number of atoms in a sample of, calculate number of atoms number of atoms, एक सेकेंड, calculate number of atoms of chlorine and oxygen, calculate number of atoms of chlorine and oxygen and their weight in a sample of HClO4, in a sample of HClO4 if it contains 10 to the power 22 atoms of 10 to the power 22 atoms of हाइड्रोजन। ये लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आप लोगों के लेवल पर। क्या पूछा आपसे बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने। यू पीपल हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड देयर मासेस एज वेल इन अ सैंपल ऑफ HClO4 इफ इट कंटेन्स 10 to the power 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों मैं तो एक आपको बहुत अच्छी बात बोलूंगा। कौन सी बात, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए। देर लगेगी, लगने दीजिए, हो सकता है बहुत जल्दी भी हो जाए, पर एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर कैसे काम करते हैं, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पर हमसे बोला है क्या, हमसे बोला है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब आप देखिए HClO4 जो है बच्चों एक एसिड होता है, बेसिकली इट इज़ एन एसिड। और इसमें अगर आप देखें तो आप क्या देखते हैं बच्चों, एक हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन एंड यू पीपल कैन सी देर आर 4 ऑक्सीजन। अगर मैं HClO4 को देखूं तो इसमें एक हाइड्रोजन 1 क्लोरीन और 4 ऑक्सीजन है। इसमें एक हाइड्रोजन है बच्चों, 1 क्लोरीन है और 4 ऑक्सीजन एटम है। अब व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट 1 हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन है। देखिए 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, दोनों के आगे क्या लिखा है, दोनों के आगे 1 1 लिखा है। मैंने बोला आपको एक बात बिल्कुल चिपका लो, यूनिटरी, बस काम खत्म, चैप्टर क्लोज। अब बच्चों क्या हो रहा है, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन है। तो 10 to the power 22 हाइड्रोजन के लिए बच्चों 10 to the power 22 क्लोरीन होंगे।
1 हाइड्रोजन के लिए बच्चों 1 क्लोरीन है तो 10 टू द पावर 22 हाइड्रोजन एटम्स के लिए 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ क्लोरीन होंगे। सो हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर देयर? देयर आर बच्चों 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के बच्चों इतने एटम्स होंगे। 1 हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन तो 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ क्लोरीन होंगे। ये तो एक बात करी बच्चों। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है? हमसे पूछा है बच्चों क्लोरीन के एटम्स पूछे थे, साथ में ऑक्सीजन के भी एटम पूछे थे। अब आप यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन के लिए 4 ऑक्सीजन है। भाई 1 हाइड्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन है? 1 हाइड्रोजन के लिए 4 ऑक्सीजन है। 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। सो 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए 4 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। ये आ जाएगा बच्चों। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई 1 हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन है। 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 4 ऑक्सीजन। 1 हाइड्रोजन के लिए बच्चों 1 क्लोरीन तो 10 की पावर 22 हाइड्रोजन के लिए 10 की पावर 22 क्लोरीन। उतने जितने हाइड्रोजन उतने क्लोरीन। लेकिन 1 हाइड्रोजन के 4 टाइम्स ऑक्सीजन तो 1 हाइड्रोजन के लिए 4 ऑक्सीजन। सो 10 की पावर 22 एटम्स के लिए इतने ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। सो दिस इज देयर क्वांटिटी। ये आपके पास में बच्चों उनके नंबर्स आ गए। अब नंबर्स निकाल लेने के बाद में क्या? नंबर्स निकाल लेने के बाद में हमसे इनके मासेस भी पूछे हैं तो इनके मासेस निकालते हैं। और मासेस निकालने के लिए बच्चों हम लोग एक काम करते हैं W/MO। नंबर ऑफ मोल्स के 2 फार्मूले आप लोगों ने देखे। नंबर ऑफ मोल्स के बच्चों हम लोगों ने 2 फार्मूले देखे, एक मास अपॉन मोलर मास और एक N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब मैं अगर देखूं तो इस बेसिस पर क्या होगा बच्चों? मास। अभी मैं मास निकालना चाहता हूं। पहले मैं किसका मास निकालना चाहता हूं? पहले मैं मास निकालना चाहता हूं बच्चों क्लोरीन का। तो चलिए मैं क्लोरीन के लिए कैलकुलेशन लगाता हूं। क्लोरीन का मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास बच्चों 35.5 होता है। और क्लोरीन के एटम्स कितने? क्लोरीन के एटम्स आपने निकाले वो कितने हैं बच्चों? 10 टू द पावर 22। 10 टू द पावर 22 एटम्स हैं। और एवोगैड्रो नंबर कितना बच्चों? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना मास आ जाएगा। देखिए मास अपॉन मोलर मास। भाई अगर ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल हैं तो ये दोनों क्वांटिटीज भी इक्वल होंगी ना। इफ दीज 3 एक्सप्रेशंस आर इक्वल इट मींस दीज 2 एक्सप्रेशंस आर आल्सो इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों। तो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N अपॉन Na। और मास मेरे को मालूम करने का है। मोलर मास इतना है, एटम्स इतने हैं, एवोगैड्रो नंबर इतना है। अभी क्लोरीन का मास कितना आएगा बच्चों? क्लोरीन का मास आ जाएगा कितना? 35.5 अपॉन 6.023। अच्छा ये 10 की पावर 22 से बच्चों ये 10 की पावर 23 10 टाइम्स चला जाएगा। ये 10 टाइम्स चला जाएगा। सो दिस इज द मास ऑफ क्लोरीन। ये आपके पास में किसका मास आ गया? दिस इज द मास ऑफ क्लोरीन। ये आपके पास में क्लोरीन का मास आ गया। अभी क्लोरीन का मास निकाल देने के बाद में मुझे क्या करना है बच्चों? क्लोरीन का मास निकाल देने के बाद में मुझे ऑक्सीजन का मास निकालना है। ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए बच्चों, ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हम लोग वही फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू बच्चों N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये लीजिए N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अभी देखिए मास कितना नहीं मालूम और ऑक्सीजन का मोलर एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का मोलर एटॉमिक मास 16 होता है। और नंबर ऑफ एटम्स कितने बच्चों इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है बच्चों 4 इंटू 10 टू द पावर 22। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है बच्चों 4 इंटू 10 टू द पावर 22। और जहां तक एवोगैड्रो नंबर का प्रश्न है बच्चों इट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर जो है बच्चों वो कितना है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी बच्चों। सो यहाँ आप क्या देखेंगे? यहाँ पर बच्चों हम लोग जो है वो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए ये 10 की पावर 22 से बच्चों ये 10 टाइम्स चला जाएगा। अब न्यूमरेटर में कितना आएगा? 4 इंटू 16 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 3। सो दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास में किसका मास आ जाएगा बच्चों? दिस वुड बी द मास ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास में ऑक्सीजन का मास आ जाएगा।
ये आपके पास में बच्चों ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। हमने हमने क्या करा, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर देता हूं। हमने क्या करा बच्चों, हमको यहां पर बोला है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड देयर मासेस इन अ सैंपल ऑफ HClO4 इफ इट कंटेन्स 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भैया, अभी यहां पर ये मत बोलना कि सर आपने मासेस बोला, यहां मास लिखा, तो ये लो भैया, ये मासेस कर देता हूं। ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मेरे को माफ कीजिएगा बच्चों, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये बड़ी कई बार थोड़ी सी अनोइंग लगता है कि अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक कर दी ना। इंग्लिश थोड़ी ना सिखा रहा हूँ, इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ मैं, मेरे को फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथमेटिक्स आता है, इसमें मैं गलती नहीं करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन अगर बोलने में, कहने में, लिखने में गलती कर दूँ तो क्षमा याचना बच्चों। और आपकी भी ड्यूटी बनती है कि हाँ माफ़ कर दें। अगर पढ़ना मुझसे तो मुझे तो माफ़ करना पड़ेगा बच्चों। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इन अ सैंपल ऑफ HClO4 इफ इट डज कंटेन 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सी दैट व्हाट डज दिस फार्मूला say. The formula says that it is containing 1 hydrogen, 1 chlorine and 4 oxygen. For each hydrogen there is each chlorine. For 1 hydrogen there is 1 chlorine. So for 10 to the power 22 atoms of hydrogen there would be these many atoms of chlorine. So these many atoms of chlorine are present, which I had to calculate. Thereafter for each hydrogen there are 4 oxygen. It is 1, it is 4. So 1 hydrogen belongs to 4 oxygen. So 10 to the power 22 atoms of hydrogen will belong to these many atoms of oxygen. Now I have to calculate their masses as well. For calculation of their masses, after calculating their number of atoms, we people can follow unitary method. Unitary method क्या होगी कि साहब 6.023 into 10 to the power 23 atoms, जैसे मैं क्लोरीन के लिए अगर मान लीजिए करता हूँ तो मैं बोलूँगा इतने एटम्स का जो मास होगा वो कितना होगा बच्चों, 35.5 ग्राम। अरे भाई क्लोरीन के लिए बात कर रहा हूँ ना, तो भाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के लिए मास होगा बच्चों इतना। तो एक एटम के लिए फिर 10 की पावर 22 एटम के लिए कुछ याद आ रहा होगा। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने इस तरह के काम करे हैं। अदरवाइज अब मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, तो W/MO=N/Na, मास मुझे मालूम करना है, एटॉमिक मास इतना, नंबर ऑफ एटम्स इतने, एवोगैड्रो नंबर इतना। सो दिस इज द मास ऑफ क्लोरीन। नाउ आफ्टरवर्ड्स ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ये करेंगे। ऑक्सीजन के एटम्स इतने थे, हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से भी बच्चों हम लोग जो है काम कर सकते हैं। पहले हमने कुछ इस प्रकार से काम करा। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं अगर एक दूसरी मेथड से और करना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू गो फॉर कैलकुलेटिंग ऑल द थिंग्स बाय सम अदर मेथड, तो वो भी हम देख लेते हैं। भाई देखिए, पहली बात तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के बच्चों 10 टू द पावर 22 एटम्स है। अभी आप जानते हैं बच्चों 6.023 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स विल बिलोंग टू 1 मोल। इतने मोल होंगे। 6.023 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स विल बिलोंग टू 1 मोल। सो 10 टू द पावर 22 एटम्स, 10 टू द पावर 22 एटम्स विल बिलोंग टू 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और न्यूमरेटर में बच्चों 10 की पावर 22, ये लीजिए, ये आ जाएगा। देखिए इतने एटम्स होते हैं बच्चों एक मोल के, तो इतने एटम्स होंगे इतने मोल के। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये इससे 10 टाइम्स चला जाएगा, 10 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 मोल, इतना आ जाएगा। और फर्दर सॉल्व करते हैं तो यू विल फाइंड इट इज़ 1/60.23 मोल। और ये मोल किसके आएंगे, दीज आर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चों। ये किसके मोल्स आ जाएंगे, ये आपके पास में मोल्स आ गए बच्चों हाइड्रोजन के मोल्स। यू पीपल हैव फाउंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए बच्चों। मैं एक बार फिर समझाई दे रहा हूँ, 6.023 इंटू 10 की पावर 22, गलती हो गई, गलती होनी भी चाहिए, गलती होगी तो आप लोगों का अटेंशन भी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, अगर गलती नहीं होगी तो अटेंशन भी थोड़ा सा शायद कम हो जाए। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स जो है ना भैया, वे 1 मोल के बराबर होते हैं। तो 10 की पावर 22 एटम्स कितने मोल के बराबर होंगे बच्चों, वो होंगे इतने मोल्स के बराबर। ये आ गए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन।
ये आपके पास में किसके मोल्स आ गए, ये आपके पास में हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। अब आप देखिए, मैं बात करता हूं बच्चों अगर HClO4 की, अगर मैं बात करता हूं HClO4 की, सो HClO4 कंटेन्स 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन एंड 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब आप देखिए, एक हाइड्रोजन के लिए एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन के लिए एक क्लोरीन है, तो 1/1/60.23 60.23 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने क्लोरीन होंगे, 1/60.23 मोल क्लोरीन के हो जाएंगे। ये इतने मोल क्लोरीन के हो जाएंगे बच्चों। देखो 1 हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन, तो इतने हाइड्रोजन के लिए इतने मोल क्लोरीन, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। पर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। निकाल लो, n इक्वल्स टू कितना, n इक्वल्स टू बच्चों n/Na। ये लीजिए, अभी n कितना, n है बच्चों नंबर ऑफ मोल 60.23। ये लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता, कैलकुलेट करना है, और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये लीजिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स है 1/60.23, नंबर ऑफ एटम्स इतने, और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। अब बच्चों ये इससे कितने टाइम्स जाएगा, इससे ये 10 टाइम्स चला जाएगा। ये 6.023 60.23 को बच्चों कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा, इट विल कैंसिल इट 10 टाइम्स। सो व्हाट यू फाइंड, यू फाइंड 1/10 is equals to n over 10 to the power 23, so that it will give you बच्चों n equals to 10 to the power 23 over 10, और 10 की पावर 23 over 10 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, naturally it will be 10 to the power 22. So these many atoms of chlorine are present, these many atoms of chlorine are present. अब हम फिर से बोल रहे हैं, देखिए बच्चों क्या हो रहा है, HClO4 में 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, 4 ऑक्सीजन है, ये हम जानते हैं। तो एक हाइड्रोजन पर एक क्लोरीन है, फॉर ईच हाइड्रोजन देयर इज 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन बिलोंग्स टू 1 क्लोरीन। सो बच्चों यहाँ पर इतने मोल हाइड्रोजन के लिए इतने मोल क्लोरीन हो जाएगी। 1 हाइड्रोजन के लिए 1 क्लोरीन, तो इतने मोल हाइड्रोजन के लिए इतने मोल क्लोरीन। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए या तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं कि दीज मैनी एटम बिलोंग टू 1 मोल, तो फिर इतने मोल किसके लिए होंगे, कर सकते हैं आप लोग मेरे ख्याल से वैसा। बस ये है कि इस बार आपको मोल पता है, मोल पता है तो मोल को आप लेफ्ट हैंड पे रख देंगे, नंबर ऑफ एटम्स को आप राइट हैंड पे रख देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग काफ़ी सारे सम्स कर चुके हैं, अब 8-10 सम इस पर कम से कम कर चुके हैं, तो अब मुझे डायरेक्ट फार्मूला लगा देना चाहिए, n इक्वल्स टू n/Na, नंबर ऑफ मोल 60.23 और एवोगैड्रो नंबर इतना। सॉल्व कीजिए, डिट्टो उतने ही एटम्स आ रहे हैं बच्चों जितने आपने थोड़ी देर पहले दूसरी मेथड से करे थे, डिट्टो उतने के उतने ही एटम्स आ रहे हैं। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए कैसे करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन के लिए हम यहां पर देखें तो एक हाइड्रोजन के लिए बच्चों 4 ऑक्सीजन है, फॉर ईच हाइड्रोजन देयर आर 4 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन के लिए 4 ऑक्सीजन है, तो 1/60.23 इतने मोल हाइड्रोजन के लिए, इतने मोल हाइड्रोजन के लिए बच्चों 4 इतने मोल ऑक्सीजन आ जाएगी, इसके लिए इतने मोल ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ऑक्सीजन के मोल निकाले, देखिए 1 हाइड्रोजन के लिए 4 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन के लिए 4 ऑक्सीजन है, तो इतने मोल हाइड्रोजन के लिए इतने मोल ऑक्सीजन आ जाएगी। अब आपके पास में ऑक्सीजन आ गई, अब आपके पास में क्या आ गई बच्चों, अब आपके पास में ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। अब हम लगाते हैं फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हैं 4/60.23 इज इक्वल टू कैपिटल N, और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23। ये लीजिए, सो कैपिटल N इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, कैपिटल N इक्वल्स टू आ जाएगा, चलिए पहली बात ये तो इससे कितने टाइम्स चला जाएगा, 10 टाइम्स। भाई 6.023 से ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 से फिर ये 10 की पावर 23, 10 to the power 22 टाइम्स आएगा। सो आपके पास में कितना आएगा, आपके पास में आएगा बच्चों लेफ्ट हैंड पर यदि आप देखें तो लेफ्ट हैंड पर आएगा 4 और राइट हैंड पर आएगा बच्चों n/10 to the power 22। Now you go ahead with cross multiplication so that you will find these many atoms. So these many atoms of oxygen would be present.
इतने एटम बच्चों किसके आ जाएंगे, इतने एटम आ जाएंगे ऑक्सीजन के। इतने एटम्स आपके पास में किसके आ जाएंगे बच्चों, ऑक्सीजन के आ जाएंगे। अभी क्या करा आपने, अभी आपने बच्चों यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम्स निकालना थे, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमने पहले 1 हाइड्रोजन के लिए देखा 4 ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या है बच्चों, एक हाइड्रोजन के लिए 4 ऑक्सीजन, सो इतने मोल हाइड्रोजन के लिए उसका 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास में 4/60.23, उतना ही आ रहे हैं। और नंबर ऑफ एटम्स ये कैलकुलेट करें बच्चों, तो ये आपके पास में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब आपने एटम्स निकाल दिए, यू पीपल हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, यू पीपल हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ इट कम्स टू द कैलकुलेशन फॉर मासेस, इनके मासेस निकालने हैं। तो इनके मासेस निकालने के लिए क्या करें बच्चों, अभी मासेस निकालने के लिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं। मासेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास में नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं, तो अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है बच्चों मास अपॉन एटॉमिक मास। अभी आप देखिए मास अपॉन एटॉमिक मास। अब यदि मैं ये काम करता हूँ किसके लिए, इफ आई गो फिर फॉर हाइड्रोजन, यदि मैं पहले मैं किसके लिए करता हूँ, क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्लोरीन के जो नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों वो है 1/60.23 और मास मुझे पता नहीं है, और मोलर मास कितना बच्चों 35.5, मोलर मास है 35.5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मास कितना आ जाएगा बच्चों, मास आ जाएगा 35.5/60.23, ये लीजिए, ये आपके पास में आ गया। अगेन आई से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स इतने, मास इतना, एटॉमिक मास इतना, सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास में मास आ गया। दिस इज द मास ऑफ क्लोरीन, ये आपके पास में क्लोरीन का मास आया है। अभी क्लोरीन का मास आया, अभी मैं ऑक्सीजन के लिए करता हूं, ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन के लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं बच्चों, तो मास अपॉन मोलर मास। अभी मास कितना देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स जो है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में आ रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने थे 4/60.23, और मास मुझे नहीं मालूम, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना बच्चों 16, ऑक्सीजन का मोलर मास है 16। इस तरीके से आ जाएगा। मुझे ध्यान नहीं है बच्चों कि मैंने अभी देखिए ये क्वेश्चन को करने के बाद दूसरी मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको, पहले एक मेथड से हम लोग कर चुके हैं, अब दूसरी मेथड से कर रहा हूँ। मुझे ध्यान नहीं आ रहा ईमानदारी से कि मैंने पिछली वाली मेथड से मासेस निकाले थे कि नहीं, और अगर मासेस निकाले थे तो शायद मैंने, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने ऑक्सीजन का मोलर मास 1 रख दिया था, 16 नहीं रखा था, मैं भूल रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं पैकेज में करेक्शन कर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि पैकेज में जब मैं इसका बनाऊंगा तो मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा अगर मैंने ऐसी कोई गलती करी है तो। बट यू पीपल आर एडवाइस बच्चों कि वहां पर मैंने मासेस निकाले थे कि नहीं वो मुझे ध्यान नहीं है, तो वो मासेस एक बार आप खुद से निकाल लीजिएगा उस वाली मेथड से भी, मैं पैकेज में उसको मॉडिफाई कर दूंगा। और अगर मैंने मासेस निकाले थे और अगर बच्चों मैंने ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 16 की जगह 1 रख दिया था, हाइड्रोजन वाला रख दिया था, तो क्षमा चाहूंगा बच्चों, दैट वाज माय मिस्टेक। एंड अगर मैंने मिस्टेक नहीं करी तो फिर मैं अपनी क्षमा वापस ले लूंगा आपसे। और इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों जो है इस तरह से काम करा। देखिए ये यहाँ पर जो है हम लोग अलग अलग मेथड्स लगा सकते हैं। आपको जब सम करने को आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल लेवल पे जब क्वेश्चन करने को आ रहा है देन यू हैव टू फॉलो ऑल दी मेथड्स, यू कैन गो आइदर ऑफ द मेथड। और ऐसा ये जो क्वेश्चन है वो इतना बड़ा है कि मतलब मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पर रेयरली ही उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों दैट क्वेश्चन में आकर तो इस तरीके से यू पीपल कैन गो हेड। अच्छा, इसी को करने की बच्चों एक मेथड और है, एक मेथड और भी मेरे दिमाग में आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया ना, 2 मेथड से किया हम लोगों ने, और एक तीसरी मेथड से मैं आपको और बता रहा हूं। आप लोग पिछले क्वेश्चंस को भी अलग अलग मेथड से ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास में अब नंबर ऑफ मोल्स के बच्चों कई सारे अलग अलग फार्मूले हैं, आपके पास में अलग अलग फार्मूले हैं। चलिए भाई यहाँ पर हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों कि 6.023 इंटू 23 एटम्स अगर मैं लेता हूं हाइड्रोजन के, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स लेता हूं हाइड्रोजन के, तो उसका मास क्या होगा बच्चों 1 ग्राम। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है बच्चों 1, तो
इसका मास कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होगा 1। अब यहाँ पर एक एटम का मास कितना होगा 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23। सो दिस वुड बी द मास ऑफ हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन का मास होगा। तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? देयर आर 10⁻22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 10⁻22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो मास वुड बी बच्चों 10⁻22 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23। ये लीजिए साहब। सो दिस वुड बी द मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा, ये 10 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 1/60.23 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगेन आई से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है बच्चों 1 ग्राम, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है 1 ग्राम। भाई 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है बच्चों 1 ग्राम। तो 1 एटम का मास होगा इतने ग्राम। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है 1 ग्राम, तो 1 एटम का मास इतना होगा। एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैव बीन गिवन इन दिस प्रॉब्लम? वी पीपल हैव गॉट 10⁻22 एटम्स, so mass of 10⁻22 atom would be this much gram. Now you see this example. This is one HClO4. If you say one HClO4, then it contains one hydrogen, it contains one chlorine, it contains 4 oxygen. One hydrogen, one chlorine and 4 oxygen. That's enough मेरे ख्याल से। अब 1 हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन मतलब 35.5 ग्राम क्लोरीन, एंड 4 ऑक्सीजन मीन्स 4 इंटू 16 दैट इज 64 ग्राम ऑक्सीजन। ये लीजिए क्या करा मैंने यहाँ पर क्या करा बच्चों, 1 हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन मतलब 35.5 ग्राम। आप एटॉमिक मास यूनिट में बोल दीजिए या ग्राम में बोल दीजिए। हम लोग एक बात तो जानते हैं कि एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, एक मोल के मास को मोलर एटॉमिक मास बोलते हैं। और एटॉमिक मास, जितने एटॉमिक मास यूनिट होता है एटॉमिक मास, उतने ही ग्राम में होता है। सो 1 हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम, 1 क्लोरीन मतलब इतना, और 4 ऑक्सीजन मतलब इतना। तो ये हमारे पास में कुछ बात आई बच्चों। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 35.5 ग्राम क्लोरीन है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए बच्चों, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम क्लोरीन है? 35.5 ग्राम क्लोरीन है। तो 1/60.23 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 1/60.23 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम क्लोरीन होगी बच्चों? 1/60.23 इंटू 35.5 ग्राम क्लोरीन। ये आ गया। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए बच्चों 35.5 ग्राम क्लोरीन है। सो 1/60.23 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 1/60.23 इंटू 35.5 ग्राम क्लोरीन हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये तो क्लोरीन का मास आ गया बच्चों। अच्छा, पिछली मेथड से हमने क्लोरीन का जो मास निकाला और इस मेथड से जो क्लोरीन का मास निकाला बच्चों, दोनों को वेरीफाई कर लीजिए वेदर बोथ द आंसर्स आर सेम और नॉट। They should be same, they should be absolutely same. So this is the mass of chlorine. ये आपके पास में बच्चों क्लोरीन का मास आया है। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास है इतना, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 35.5 ग्राम क्लोरीन है, तो इतने ग्राम हाइड्रोजन के लिए इतने ग्राम क्लोरीन हो जाएगा। तो ये क्लोरीन आ गया। अब लगे हाथ तो हम क्लोरीन के एटम्स निकालते हैं। अब क्लोरीन के एटम्स निकालने के लिए बच्चों वी हैव अ फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। अगर इफ दीज 3 थिंग्स आर इक्वल, इफ दीज 3 थिंग्स आर इक्वल, naturally these 2 things would also be equal. ये दोनों भी इक्वल होंगी। अभी देखिए मास कितना है क्लोरीन का। क्लोरीन का मास है बच्चों 35.5 अपॉन 60.23। 35.5 upon 60.23. This is the mass. And what about atomic mass? It is 35.5. It is 35.5. And what about number? That has to be found. And this Avogadro number is naturally a constant, which is 6.023 into 10⁻23.
this is the mass of chlorine, this is the atomic mass of chlorine, this would give us the number of atoms of chlorine, and this is Avogadro number. Now what you see, these two cancel each other, these two cancel each other. Solving this will give you 1 over 60.23, 60.23, and this is the number of atoms. This is 6.023 into 10 to the power 23. This is something like, now you people can see that these two cancel each other. These two cancel each other exactly by 10 times. Here it is 1 over 10 is equals to n over 10 to the power 23. After solving, n would be 10 to the power 23 over 10, that is 10 to the power 22 atoms. ये 10 टू द पावर 22 एटम्स आ गए। मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने दो मेथड से पहले भी करा और सेम आया। भाई बात वही है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, मैं कान को ऐसे पकड़ूं या कान को ऐसे पकड़ूं, बात तो वही है बच्चों, बस करने का तरीका अलग है। पहले किसी क्वेश्चन में आप पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हो, फिर मास निकाल लेते हो। इस बार आपने पहले मास निकाल दिया, फिर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए। That we can do ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकालें फिर मास निकालें, या पहले मास निकालें फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें। भैया देखिए, अभी मैंने ये सारा काम आपको करा क्लोरीन के लिए, आप यही काम ऑक्सीजन के लिए खुद से एक बार करके देखिए, बिल्कुल सिमिलर फ्लो में चलिए और ऑक्सीजन के लिए करके देखिए। जब आप ऑक्सीजन के लिए करके देखेंगे बच्चों, तो आप क्या देखेंगे, चलिए ऑक्सीजन के लिए अगर हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, मैं चलिए यहाँ पर ऊपर लिखे देता हूँ। क्या कि हम यहाँ पर यदि देखें तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अभी कितने ग्राम हाइड्रोजन थी, हमने जो हाइड्रोजन ली थी बच्चों वो कितनी थी, वो हमारे पास में आई थी 1/60.23 ग्राम। 60.23 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन होगी, 1/60.23 इंटू 64 ग्राम ऑक्सीजन। सो दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास में ऑक्सीजन का मास आ गया। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन, सो 1/60.23 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 1/60.23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ये आ गया, ये तो ऑक्सीजन का मास आ गया। अभी क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स अगेन यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये आपके पास में आ गया। अब क्या होगा बच्चों, अब जो है हम यहाँ पर जो है मास अगर निकालें तो मास कितना है, मास तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 64/60.23 और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बच्चों, 16 है। और नंबर ऑफ एटम्स मुझे कैलकुलेट करना है, और एवोगाड्रो नंबर बच्चों 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। ये आ गया। अब ये 16 से हाउ मेनी टाइम्स कैंसल्स, इट कैंसल्स 4 टाइम्स। 16 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 4/60.23, 60.23, and this is n, this is 6.023 into 10 to the power 23। अभी बच्चों ये कितने टाइम्स आएगा, ये 10 टाइम्स चला जाएगा। ये 10 टाइम्स चला जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे बच्चों कितने, 4 into 10 to the power 23/10, और 10 से ये 10 की पावर 23 चला जाएगा बच्चों, देन यू विल फाइंड 4 into 10 to the power 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और आंसर बिल्कुल वैसा ही आया बच्चों जैसा पिछली दो मेथड से आया था। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मैंने जैसा आपसे बहुत बार कहा बच्चों कि जो एनालॉजी हम लोग बिठा लिया करते हैं, यहाँ पर जो यूनिटरी हम लोग बिठा लिया करते हैं, दैट्स gives us enough information, उससे सारा काम हो जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चों ये दिस चैप्टर बिलोंग्स टू केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, पर इसमें कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे। जैसे अभी तक क्या होता है कि हम लोग केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़े या इसे जूनियर क्लास में जो पढ़े, उनमें कुछ ज़्यादा सम्स नहीं थे। अब इसमें क्या थे, सम आ गए, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार कैसे काम होगा। मेरे ख्याल से ये शायद आपके पूरी स्टडी कैरियर में पहला चैप्टर है जिसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स करने को आपको मिल रहे हैं, बट दिस विल बी अ रेगुलर प्रैक्टिस
दिस इन द फ्यूचर बच्चों, बिल्कुल रेगुलर, क्योंकि बार बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। यू विल बी फाइंडिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स जिसमें न्यूमेरिकल्स यूज होंगे, जिसमें फंडामेंटल्स क्वेश्चंस यूज होंगे बच्चों। तो इन पर जितने सम्स आप लोगों ने करे उन पर अच्छे से करिए, और करवाने के लिए तो हमारे पास में भी और भी बहुत कुछ है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं कि साहब जो है क्या नाम से और भी इस पर सम्स बनाए जा सकते हैं, पर मेरे ख्याल से अभी इतना जो है वो बहुत है बच्चों। चलो एक सम मैं छोटा सा आपको और करा देता हूँ, बच्चों, जिससे थोड़ा सा और फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी हमसे सिंपल सी बात बोली कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, अरेंज फॉलोइंग in increasing order, arrange following in increasing order of number of molecules, ये हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। और क्या क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है 10 to the power 20 molecules, थोड़े पेन अब हल्के पड़ रहे हैं मेरे, 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 की पावर 22 कर देता हूँ, चलिए 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक तो ये आपके पास में है। दूसरा है बच्चों, आपको दे रखा है 36 ग्राम ग्लूकोज, और तीसरा आपको दे रखा है बच्चों 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और एक और ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर मैंने एक में मॉलिक्यूल्स ले लिए, 2 में मैंने मास ले लिया। एक और केस ले लेता हूँ जिसमें मुझे कहा है कि 0.3 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये लीजिए। इन चारों को आपको क्या करना है बच्चों, यू पीपल हैव टू अरेंज दीज कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो मैं तो एक बात बोलूंगा बच्चों कि एक बार थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके करिए, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके कम होंगे वो पहले लिखेंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसको बाद में लिखेंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, जिसके नंबर ऑफ मोल्स सेम तो मॉलिक्यूल्स सेम, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। तो आप एक काम कीजिए, आपको यू पीपल हैव टू अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड इफ वी अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, देन आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बोल दीजिए या मॉलिक्यूल बोल दीजिए, एक ही बात है भाई। जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसके मोल ज़्यादा होंगे। तो अब एक काम करते हैं, हम सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाता हूं, मास अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अभी देखिए यहाँ पर कितने हैं, 10 की पावर 22 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये लीजिए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो मैं जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी मेरे पास में 1/60.23, और जिसकी वैल्यू मैं अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों 0.017, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 0.017 आ रही है। एक मोटा हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में यदि आप इसका मोलर मास निकालते हैं बच्चों, तो इसका मोलर मास मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड यू दैट ये ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था फ्रुक्टोज स्वीटेस्ट शुगर होती है, सबसे मीठी शुगर होती है बच्चों। सो इसका मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो मुझे ध्यान है इसका मोलर मास आया था 180। आप पन्ने पलटा कर देखिए, हमने पहले एक सम करा जिसमें 180 आया था। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बच्चों, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 36/180 यानी कि 0.2। तो ये सेकंड केस में नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ऐसे ही थर्ड केस में
थर्ड केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों, थर्ड केस में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 25/100 है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोलर मास है बच्चों, इसका मोलर मास जो है इट इज इक्वल टू 100, इट इज इक्वल टू 100। तो 25/100 विच विल बी नेचुरली इक्वल टू 0.25। सो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। और फोर्थ वाले में तो बच्चों क्लियर कट नंबर ऑफ मोल्स 0.3 है। फोर्थ वाले में तो क्लियर कट नंबर ऑफ मोल्स 0.3 है। पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.27, फिर किसके आ गए 0.2, फिर ये। तो आप देखिए जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। भाई जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, या जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा। तो यहाँ यदि हम देखें बच्चों तो सबसे कम जो आ रहे हैं वो फर्स्ट वाले के आ रहे हैं, उससे ज़्यादा सेकंड वाले के आ रहे हैं, उससे ज़्यादा थर्ड वाले के आ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा बच्चों फोर्थ वाले के आ रहे हैं। फर्स्ट वाले के कम, सेकंड वाले के ज़्यादा, थर्ड वाले के और ज़्यादा, और फोर्थ वाले के और ज़्यादा। बिल्कुल सिस्टमेटिकली हो गया, कुछ ज़्यादा मुझे मेहनत करना नहीं पड़ी। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, सेकंड वाले के निकाले, थर्ड वाले के, फोर्थ वाले के। एंड एज वी कैन सी हियर दैट they have been arranged in the increasing order, the very same pattern their number of molecule would also have. So in this way I can say that number of molecules would be in this order. ये number of molecules का order आ गया बच्चों। सो व्हाट इज द, भाई हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो आई हैव अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मैं उसी ऑर्डर में रख सकता हूँ। ये एक बात हो गई। एक छोटा सा सम और करा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपको मुझे थोड़ा सा ध्यान जाता है कि जहाँ जहाँ लगता है कि नहीं यार करा देना चाहिए वहाँ मैं करा देता हूँ। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ बच्चों आपको। calculate number of molecules, calculate number of molecules of H2O in its 200 milliliter sample, in its 200 milliliter sample। ये लीजिए इसके 200 मिलीलीटर सैंपल में बच्चों आपको वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। तो हम कैसे काम करेंगे मैं तो आपको बोलूँगा, फिर वही बात, वीडियो को पॉज कीजिए। देखो बच्चों ये चैप्टर वाकई में ना, ये टॉपिक कम से कम खास तौर पे मैं बोलूँ, इसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। बस मुद्दे की बात ये कि हमारे लेवल पर कितने, और ये जो मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं। बीच में 2-3 कुछ क्वेश्चन आए होंगे जिसमें हम लोगों ने यूनिटरी बिठाई थी कि SO3 वाला, जैसे मैंने बताया था आपको कि 2.4 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितने ग्राम सल्फर होगी, कितने ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी। तो वो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो शायद आपको लगे कि हाँ यार कुछ ऊंचे लेवल के, कुछ लोगों के सर के ऊपर से भी चल गए हो। पर ये वीडियो क्लास का एक एडवांटेज है, आप वापस से री अटेंड कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आया, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ऐसा होगा नहीं बच्चों कि इतनी बार आपको 2 से भी ज़्यादा बार देखना पड़े। 2 बार आप देखेंगे आपका काम हो जाएगा। बस शांत मन से, बिल्कुल साइलेंटली, कूल, काम एंड कंपोज होकर वीडियो को वॉच कीजिए, बेहतरीन फंडामेंटल्स बन जाएंगे। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O पूछे बच्चों, जबकि उसका सैंपल दे रखा है 200 मिलीलीटर। अब देखिए वाटर की, मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, वाटर की जो डेंसिटी थी, वाटर की डेंसिटी कितनी थी बच्चों? वाटर की डेंसिटी होती थी D, जो थी बच्चों वो कितनी थी? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वाटर की डेंसिटी हम लोगों ने MKS सिस्टम में देखी थी। MKS सिस्टम में क्या देखी थी? MKS सिस्टम में हमने देखी थी बच्चों की 1000 ग्राम पर लीटर थी। और मिलीलीटर में आपको मैंने बताई थी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, मैंने आपको फ्लोटेशन जो चैप्टर अच्छी डिटेल में पढ़ाया है। तो वाटर की डेंसिटी इतनी है। और किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की जो होती है बच्चों वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1। सब पेन बहुत हल्के चल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा कुछ लिखने में मुझको। डेंसिटी कितनी आ रही है बच्चों? 1 आ रही है। और मास कितना? मास मुझे नहीं पता। और वॉल्यूम कितना बच्चों? 200। यहाँ पर देखिए डेंसिटी वाटर की कितनी? 1। डेंसिटी 1 है, मास मालूम नहीं, वॉल्यूम 200। इसको सॉल्व करो बच्चों तो जो मास आएगा वो आएगा 1 × 200। 1 × 200 बच्चों, इट मीन्स दैट द मास इज 200 ग्राम्स। मास जो आ गया बच्चों वो 200 ग्राम आ गया। ये देखिए मास जो आ गया बच्चों वो 200 ग्राम आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों कि हमसे पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in its 200 milliliter sample if density is 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है बच्चों। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी है 1, मास मुझे नहीं मालूम। मैंने मास निकाला बच्चों, कितना आ गया? 200 ग्राम। सो 200 ग्राम वाटर आ गया।
ये 200 ग्राम वाटर आ गया बच्चों। अब डेंसिटी आपके पास, मास आ गया आपके पास में 200 ग्राम्स। मास आपके पास में कितना आ गया बच्चों? मास आपके पास में आ गया 200 ग्राम। एक बात, अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब भाई नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, और विच इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और मास कितना? मास है वाटर का 200। वाटर का मास कितना है बच्चों? 200 है। और वाटर का मोलर मास कितना? भाई वाटर का मोलर मास एसएस तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, पर फिर भी बोल देता हूँ, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। देयर आर 2 हाइड्रोजन, देयर आर 2 हाइड्रोजन और हर हाइड्रोजन का 1 है। देयर आर 2 हाइड्रोजन और हर हाइड्रोजन का 1 है, एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इट वुड कम टू 18। सो मास अपॉन मोलर मास is equals to number of molecules upon Avogadro number, upon Avogadro number। ये लीजिए, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अभी बच्चों ये आपके पास में कितना आ जाएगा? ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 200 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18। सो दीज मैनी मॉलिक्यूल्स, these many molecules of water are present in the given sample। वाटर का जो गिवन सैंपल है बच्चों, उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आपके पास में आ गए। आपको डेंसिटी दे रखी थी, और आपको डेंसिटी नहीं दे रखी थी एज सच, पर वाटर की डेंसिटी वेल नोन है बच्चों। तो वाटर की डेंसिटी से पहले हमने वाटर का वॉल्यूम निकाल दिया, मास निकाल दिया। ये देखिए, ये 200 मिलीलीटर है। यहाँ पर किसी किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 22,400 मिलीलीटर, 22,400 मिलीलीटर का मतलब होता था 1 मोल। तो आप वैसा करिए ना सर कि 22,400 मिलीलीटर में 1 मोल, सो 200 मिलीलीटर में 200 मिलीलीटर में 1 इंटू 200 अपॉन 22,400 मोल्स। ऐसे करिए सर। ऐसे क्यों नहीं करा आपने? ऐसे क्यों करा? somebody may ask, even somebody may have tried in this way as well। अगर वीडियो को आपने पॉज करके किया है तो आपके किसी किसी के दिमाग में ये जरूर आया होगा बच्चों, और यही मिसकॉन्सेप्शन को ठीक करने के लिए मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको दिया है। एक्चुअली ये जो है बच्चों की 22,400 मिलीलीटर का वॉल्यूम होता है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है इतना। बिल्कुल क्लियर बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बच्चों सबसे पहली बात ये होता है एसटीपी पर। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे कहीं एसटीपी बोला है? कहीं लिखा हुआ एसटीपी? नहीं लिखा। दूसरी बात ये होता है बच्चों गैस के लिए, और मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं कि पानी लिक्विड होता है। पानी जो होता है बच्चों वो गैस नहीं है, पानी गीला गीला होता है, पानी लिक्विड होता है। पानी सूखा नहीं होता, पानी लिक्विड होता है। एक पिक्चर आई थी बहुत सालों पहले, गुलजार साहब की थी, माचिस करके पिक्चर थी। उसमें गाना था, आपको ध्यान हो, तब्बू थी उसके अंदर, तो उसमें गाना था कि गीला गीला पानी। तो शायद जो उसके राइटर थे जिन्होंने लिखा था उस गाने को, उन्होंने कहीं सूखा पानी देखा होगा तो उन्होंने लिखा गीला गीला पानी। हम तो गीला ही देखते हैं बच्चों। पानी, पानी जिसका जो सिनोनिम जो होते हैं पानी के बच्चों, वो वाटर है, जल है, नीर है। आपको पता होगा शायद से, हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे पानी के सिनोनिम। मुझे ध्यान है कुछ साल पहले मेरे पास में एक स्टूडेंट आया था जिससे जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द जिन्हें सिनोनिम इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसको जो है स्कूल में पानी का सिनोनिम लिखने को आए। तो पानी का सिनोनिम लिखने को आया तो उसने एक तो लिख दिया जल, जल उसको याद था, और दूसरा सिनोनिम उसको याद नहीं आ रहा था हिंदी में, तो उसने लिख दिया वाटर, वाटर लिख कर आ गया। तो ऐसा होता है कई बार कि अब जब हिंदी का पेपर दे रहे होते हैं तो अचानक से हमारी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो जाती है, और जिस दिन इंग्लिश का पेपर होता है उस दिन लगता है कि हिंदी अच्छी है। अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, अनडाउटेडली आप में से भी किसी किसी कर रहा होगा। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, 22,400 मिलीलीटर का वॉल्यूम 1 मोल होता है, पर वो होता है एसटीपी पर। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है एसटीपी, और अगर मेंशन होता भी तो भी मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वाटर पानी है, और दिस expression is applicable for gases, so you people cannot go by this method। इस मेथड से आप नहीं जाएंगे। हमको वॉल्यूम दे रखा था, हमें डेंसिटी पता थी, उससे मास निकाला, मास से फिर नंबर ऑफ मोल्स के ये 2 फार्मूले लगाए, और उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले जो हम पहले करते आए। तो जितने सम्स अभी तक बच्चों आप लोगों ने करे, मैं एक बार एडवाइस करूंगा, हमने इंटरवल से पहले या इंटरवल के बाद जितने भी सम्स करें एक बार उनको अच्छे से करिए, और आंसर्ड मानकर करिए। और आंसर्ड मानकर कैसे करेंगे कि जैसे आपकी कॉपी में आपके पैकेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है,
ये पैकेज में क्वेश्चन है और ये बच्चों उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपकी कॉपी में या पैकेज में। तो आप सॉल्यूशन को हाइड कर दीजिए, सॉल्यूशन को आप हाइड कर दीजिए, उसके ऊपर एक और दूसरी कॉपी रख दीजिए, उसके ऊपर एक दूसरी कॉपी रख दीजिए ताकि वो दिखाई नहीं दे, और क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए और जो जो मेथड से कर सकते हैं उन मेथड से ट्राई कीजिए। फिर पैकेज को या कॉपी को खोलकर वेरीफाई कीजिए, इवन वीडियो को वापस से चलाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो यू कैन फॉलो बोथ द मेथड बच्चों, दोनों मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। पहले क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन को हाइड कर दिया और फिर करके देखा, नहीं बनता देन यू गो टू सॉल्यूशन। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, जितने सम्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में फिर मैंने आपको पैकेज में कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं, ये तो सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व करवाए, फिर उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। पर पहले एक बार फिर से सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर अनसॉल्व्ड को कीजिए बच्चों। जब आपने इतना काम कर लिया तो फिर मोल कॉन्सेप्ट पर कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप जरूर कर पाएंगे। और वो करने के लिए बच्चों जो मैंने आपको एडवाइस करी, ऑल द क्वेश्चंस हैव टू बी सॉल्व्ड वंस अगेन। बहुत इत्मीनान से कीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को उस पॉइंट पर ले जाकर एक बार फिर से प्ले कीजिए बच्चों और एक बार करके देखिए, बहुत 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 मज़ा आ जाएगा।